So, very good morning and welcome to this session. Thank you for waking up so early and coming for the class. आप लोग अक्सर देर से उठना पसंद करते हैं, जैसा हमारे अपने स्टूडेंट्स के साथ हमने देखा है हमारे सेंटर्स के। तो आप लोग इतना सुबह सुबह उठ के आ गए हैं, ये काफ़ी काबिल तारीफ बात है। मैंने चैट का ऑप्शन ओपन रखवाया है, अगर नहीं है तो आप बता दें। प्रीति मैडम, प्लीज सी टू इट दैट द चैट ऑप्शन इज ओपन। मोस्टली ओपन है सर, चैट ओपन है। ग्रेट, वंडरफुल। मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कई बार कुछ बच्चे चैट में थोड़ी बदमाशी करने लगते हैं, बट याद रखना है सबका नाम लिखा आता है। I want to keep chat open so that if you have anything to ask, you can ask. It should be, a class should be interactive as far as possible. अब वीडियो सेशंस में बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं जितना फेस टू फेस होता है, बट जितना हो सके वो करने की विद्या मंदिर क्लासेस की हमेशा से कोशिश रही है। वी आर देयर फॉर यू, सो विल गो अहेड विद दैट. Now this is a crash course. Most of you have already studied all the topics, so I'll be assuming that you know these things. So कोशिश ये रहेगी कि आपको जो आपको पता है उससे कुछ एक्स्ट्रा बताया जाए, कुछ रिट्रीव करने लायक चीजें हों। जो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज एग्जाम के टाइम में होगा कि पढ़ा हुआ सब कुछ होता है, लेकिन एट अ टाइम सारी चीजें दिमाग में रहें, वो सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है। तो कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों को वो हम प्रोवाइड कर सकें, रिविजन भी हो सके। कहीं अगर कोई कॉन्सेप्चुअल फ्लॉ है, कोई लैक्यूना है, बायोलॉजी में भी कॉन्सेप्ट लगता है, जस्ट सो यू नो, मोस्ट पीपल हैव दिस आइडिया कि बायोलॉजी में तो सिर्फ रट्टा मारना होता है. इट्स नॉट ट्रू. Okay, so I'll try to give you some contextual clarity as well, some conceptual clarity as well, and we'll try to keep it as interesting and funny as possible, because funny things, ridiculous things, absurd things, the brain remembers more effectively. Okay, तो मजे करेंगे, बढ़िया से एकदम एंजॉयमेंट होगा। टेंशन नहीं लेना, लोड नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना, ठीक है। आप आए हो तो आई विल मेक श्योर दैट योर टाइम इज वर्थ इट। दूसरी चीज ये है कि दो टॉपिक्स आज में कवर करने हैं, तो थोड़ा सा स्पीड अप होना पड़ेगा। सारी चीजों को मैं एकदम डेप्थ में जा करके शायद ना कवर कर पाऊं। जितना कर सकूंगा मैंने पूरा प्लान किया है, जितना कर सकूंगा कि आपका रिट्रीव हो जाए जो आपने पहले पढ़ा है। अगर आपने पहले ढंग से पढ़ा है तो रिट्रीव हो जाए, बट फिर भी अगर कुछ कहीं हार्ड कॉर्नर्स रह जाएं तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो, चैट में डाल सकते हो। अगर चैट में मेरे को दिख गया कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आई विल एड्रेस इट देन एंड देयर। फॉर कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम अगर नहीं एड्रेस कर पाते हैं तो अपन डाउट क्लास में उसको, आज 12:30 बजे से डाउट क्लास है मेरे साथ, उसमें एड्रेस कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर वहां भी कुछ नहीं हो पाता है, यू कैन सेंड मी अ पर्सनल मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप, आई विल एड्रेस इट देन एंड देयर। और आप अपने सेंटर के टीचर्स से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कोई ऐसा डाउट हो तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। रोहित कॉल हैज रेज्ड अ हैंड। बेटा आपका कोई सवाल है तो पूछ लीजिए बिफोर वी बिगिन। somebody has asked सर जया मैम क्यों नहीं पढ़ा रही हैं। बेटा आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट शायद उनकी तबीयत कुछ खराब हुई है तो इसलिए वो अभी नहीं है। फिलहाल मुझे दिया गया है। आई विल डू माई बेस्ट नॉट टू डिसअपॉइंट यू। ओके, so if anybody has anything to ask before we begin, please ask. Many people are raising their hand. You don't have to raise your hand. Complete biomolecules or only enzymes? I suppose बेटा पिछली क्लास में आपका बायोमोलिक्यूल्स का शायद काफी पार्ट हुआ है। मुझे ये बताया गया था कि एंजाइम्स और सेल डिविजन की ये क्लास है, so I'm going to teach just that. Okay, so don't worry about it. How many questions come from this parts are only enzymes? No, enzymes and cell division. See, don't worry much about how many questions will come, because that is based on a trend. बट पेपर सेटर का मूड कैसा होगा आप कह नहीं सकते। इन चीजों को जानना आपके लिए अदरवाइज भी फायदेमंद है। देखिए, zoology of all the subjects that you are studying, zoology is one such subject जो आपको आगे तक जब आप सिलेक्ट भी हो जाएंगे तब भी काम देगा। चाहे आप MBBS में सिलेक्ट हो, चाहे आप BSc करें, ये सब्जेक्ट हमेशा आपके साथ रहने वाला है। कम से कम आपके अंडरग्रेड तक तो रहेगा, MBBS में तो PG तक रहेगा। तो जो नॉलेज के फाउंडेशंस हैं उस पर ज्यादा फोकस करें कंपेयर टू सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के। नॉलेज होगा तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। We haven't completed cell unit structural organization, some portion is left. बेटा जो तकलीफ होगी वो सबको एड्रेस किया जाएगा। अभी फिलहाल हम इसको कर लेते हैं, ठीक है।
एनटीए के प्रैक्टिस पेपर में कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं, नीट में भी ऐसे ही आएंगे बेटा। पहले तो ऐसा कई बार हुआ है, नीट में आए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सो आई हैव टू स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू चैट्स नाउ एंड बिगिन द क्लास, अदरवाइज ऑलरेडी टाइम बहुत कम है, वो और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो आज जो कर रहे हैं कम से कम उसको ढंग से कर लेते हैं, पहले की जो दिक्कतें हैं या आगे क्या क्या आएंगी उसको फिर आउट क्लास में एड्रेस किया जाएगा, ठीक है बच्चों। ये चैट हमने सिर्फ ओपन किया है कि जो पढ़ा रहे हैं अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ओके। सो लेट अस गो अहेड विद दिस। So enzymes, now you all know what enzymes are and this and that, who discovered enzymes, who gave the term enzyme, Friedrich Wilhelm Kuhn, stuff like that you already know. I assume that you already know that, right? First enzyme that was discovered was diastase, जिसको हम आज की तारीख में amylase भी कहते हैं। But what is the context of studying enzymes? First you need to have clarity about this, okay? Now this diagram is about, it shows all the chemical reactions that occur in a cell. एक सेल के अंदर ये इतने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसको देख करके आपको आइडिया लग रहा होगा। मैं अगर इस इमेज को जूम इन भी कर दूं, no matter how much I zoom in, you will still not be able to see everything. This is full zoom, so you can imagine what is going on inside one cell, right? Just see this horrific scenario. ये कितना बड़ा पंगा है, एक सेल के अंदर इतने सारे रिएक्शंस होने हैं, ये सारे केमिकल्स सब कुछ भरा हुआ है, एक सेल के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि आपकी पूरी बॉडी में जितने रिएक्शंस हो रहे हैं, अगर उन सबको कंसिडर किया जाए तो वो सिचुएशन कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। इसी को हम कहते हैं कि लिविंग सिस्टम इज अ केमिकल केओस। केमिकल केओस होता है, केओस मतलब गड्डम गड, सब कुछ एकदम एक दूसरे में मिक्स्ड है। नाउ इस सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, स्पेशली अगर लिविंग सिस्टम को अलाइव रहना है तो बहुत जरूरी है कि कौन सा रिएक्शन किस किस रिएक्टेंट का एक दूसरे के साथ हो, कब हो, किन सेल्स में हो, किस में ना हो, ये सारे प्रोसेस को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरीके से इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, अगर उस तरीके से ये रिएक्शंस होंगे तो बहुत बड़ा पंगा है, पूरी की पूरी सेल का बैंड बज जाएगा, ऐसी की तैसी हो जाएगी। नाउ इन ऑर्डर टू एंश्योर एक्यूरेसी, इन ऑर्डर टू एंश्योर ये सारे रिएक्शंस ठीक तब हों जब उनको होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना ही हो, जिस जिस सेल में होना चाहिए उस सेल में ही हो, बाकियों में ना हो, ये सारी चीजें होने के लिए जो इस पूरे केओस को बचाने वाले जो गार्डियन एंजल्स हैं, जो इस पंगे को बचे, इसमें पंगा होने से बचाते हैं, उन्हीं गार्डियन एंजल्स को हम बोलते हैं एंजाइम्स। ये बचाते हैं सारे स्यापे को, सारे लफड़े को, ठीक है। तो अगर आपको ये कॉन्टेक्चुअल क्लैरिटी है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ इनको समझने के लिए सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में एक चीज समझनी पड़ेगी। केमिकल रिएक्शंस आप केमिस्ट्री में पढ़ते रहे हो, 9th 10th 11th 12th चारों में पढ़ा है, लेकिन फंडामेंटली केमिकल रिएक्शंस दो तरीके के होते हैं। एक को बोलते हैं एक्सर्गोनिक, एक को बोलते हैं एंडरगोनिक। आप शायद इन्हें एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक टर्म के नाम से जानते होंगे, लेकिन डिफरेंस है थोड़ा सा। डिफरेंस ये जान लीजिए, एक्सर्गोनिक रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें से जब वो रिएक्शन होता है तो एनर्जी निकलती है। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकती है, वो हीट एनर्जी के फॉर्म में भी हो सकती है, वो कोई भी फॉर्म ले सकती है। एंडरगोनिक रिएक्शंस वो होते हैं जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी को किसी भी रूप में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ हीट के रूप में करें। पर जब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या रिलीज हीट के टर्म्स में होता है तब हम उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जब कभी कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हम कहते हैं कि एक कोई रिएक्टेंट है X और Y जो मिलकर के Z बना रहे हैं। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो ये एनर्जी लेगा, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो ये एनर्जी छोड़ेगा, ठीक है। नाउ ये कॉन्सेप्चुअल बात है। नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट इन नेचर व्हाट इज हैपनिंग, जब कभी कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स की जो टोटल एनर्जी होती है उस टोटल एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी प्रोडक्ट की। क्यों? क्योंकि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो वो एनर्जी सिस्टम में ही रहेगी।
लाइकवाइज जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट्स की जो टोटल एनर्जी है प्रोडक्ट्स की एनर्जी उससे रिलेटिवली कम होगी क्योंकि इसने एनर्जी रिलीज की है। ठीक है, तो इसी चीज को जब आप डायग्रामेटिकली अगर देखते हैं, अगर ये एनर्जी को एक ग्राफ पे, एक एक्सिस पे ग्राफ के प्लॉट किया जाए, ये फ्री एनर्जी होती है, गिब्स फ्री एनर्जी जो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, जी से डिनोट किया जाता है इसको। तो रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है, ये देखिए ये एनर्जी है, ठीक है, इस लेवल पे है, और प्रोडक्ट्स की जो एनर्जी है वो इस लेवल पे है। इसका मतलब ये जो एनर्जी का गैप है इन दोनों के बीच में, ये जो एनर्जी का गैप है, ये एनर्जी, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, वो सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा, तब ये रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स है वो कम है कंपेयर टू दी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये इतनी कम हो गई। नतीजा क्या होगा कि वही जो कम है एनर्जी, दिस मच ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड, और इसमें दिस मच ऑफ एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब, राइट। तो ये तो हुई टाइप ऑफ रिएक्शन की बात, लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट एनर्जी जिसको अक्सर केमिस्ट्री में नहीं कवर किया जाता है जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाता है, क्योंकि कॉन्टेक्चुअली वो रेलेवेंट नहीं होता है, वो है ये एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, चाहे वो एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, एंडरगोनिक हो या एक्सरगोनिक हो, कोई सा भी रिएक्शन होने के लिए नॉर्मल कंडीशन में वो रिएक्शन नहीं होगा। उस रिएक्शन के होने के लिए उसे कुछ एनर्जी चाहिए होती है, पहले वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, फिर रिएक्शन होगा, उसके बाद फाइनल एनर्जी का पता चलेगा। जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो सब्सटेंस से जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं बाहर से, वो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, ठीक है। नेट जो बचता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, वो ओरिजिनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से थोड़ा सा ज्यादा है, तो कुछ एनर्जी रह गई एब्जॉर्ब, लेकिन जो लिया था टोटल एनर्जी वो काफी था। उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि रिएक्टेंट्स को एक्टिवेट करने के लिए चाहिए, उसके बिना वो रिएक्टेंट्स एक्टिवेट नहीं होते हैं केमिकल रिएक्शन को अंडरगो करने के लिए। नाउ इफ वी वांट एनी रिएक्शन टू हैपन, वी नीड टू प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी। Likewise, for an exothermic reaction or exergonic reaction also, we need to provide some energy from the outside just to prompt the reactants to go through the reaction. Otherwise, this will not happen. अब ऐसा क्यों है कि हमें ये एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है? इसको जानने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, केमिकल रिएक्शंस बेसिकली होते कैसे, ठीक है। मान लीजिए कोई सा फ्लूइड है, फ्लूइड का मतलब एनीथिंग दैट कैन फ्लो, ये गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसमें दो किस्म के रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स के एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो सिस्टम में फ्लो कर रहे हैं, ब्राउनियन मोशन में ये मूव करते रहते हैं, आपने 10th 11th में ब्राउनियन मोशन पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें दो अलग अलग रिएक्टेंट के एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब इनका जो मोशन है ये रैंडम होता है, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है हर एक मॉलिक्यूल का। नाउ फॉर द रिएक्शन टू हैपन, the two reactant molecules must first collide with each other. Only and only when they will collide with each other will the reaction happen. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही है, समझिए जैसे दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं जो घूम रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो घूम रही हैं, तो इनका आपस में जुड़ाव, इनकी बॉन्डिंग, दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप या शादी कह लो, ये तब होगा जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। अगर मुलाकात ही नहीं होगी तो बॉन्ड कैसे बनेगा, रिश्ता कैसे बनेगा, राइट। तो नॉर्मल केस में जब रिएक्शन होता है तो रैंडमली कभी कोई चलता फिरता भिड़ गया किसी से तो रिएक्शन हो गया, लेकिन इसका रेट बहुत कम होता है, बहुत कम रेट होगा इसका, ठीक है। तो इस रेट को बढ़ाने का तरीका क्या है? हम कहते हैं भैया हम थोड़ी सी इसको गर्म कर देते हैं। जब हीट देते हैं तब क्या होता है, तब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, फिर इनका रेट ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा रेट ऑफ कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, राइट। सो एक तरीका रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का है कि हम उसको हीट दे दें, लेकिन अगर आप हीट नहीं दे सकते तब क्या होगा?
जैसे लिविंग सिस्टम्स में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होता है, तो आप हीट नहीं दे सकते हैं ज्यादा। ऐसी सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक होगा रिएक्शन तो हम यूज करेंगे कैटलिस्ट, और अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है तो हम यूज करते हैं एंजाइम्स। ठीक है, नाउ व्हाट आर दीज एंजाइम्स, वी से दे आर बायोकैटलिस्ट। तो एक कैटलिस्ट और एक एंजाइम एसेंशियली फंक्शनली सिमिलर होता है। ये करते क्या है एक्चुअली, कैसे ये कर लेते हैं, बड़ा सिंपल है। एंजाइम्स क्या करते हैं, हम कहते हैं कि एंजाइम्स ब्रिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। what do they really do, how do they bring down this activation energy? ये जो हम एक्स्ट्रा हीट देने के लिए बोल रहे थे कि इसको एक्स्ट्रा हीट दे दें जिससे एक्टिवेट हो जाए और ये एक दूसरे से भिड़ना ज्यादा शुरू कर दें ताकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत कम हो जाता है अगर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं या एंजाइम यूज करते हैं। कैसे? एक एंजाइम क्या करता है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देता है। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिस पर आकर के रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल, दोनों रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स पास पास में आकर के एक जगह पे स्टेबलाइज हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि ये जो पहले दुनिया में इधर उधर घूम रहे थे, अब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहां पे वो एक दूसरे से मिल सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ भाई हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, नजरें मिली, दिल धड़का, इनका हो गया रिश्ता तय। ठीक है, ये होने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए वही काम है एंजाइम का। लाइक इट्स लाइक एंजाइम्स आर लाइक टिंडर ऑफ द केमिकल वर्ल्ड, बायोकेमिस्ट्री के टिंडर है ये। ठीक है, ये पहले के टाइम में शादीराम घर जोड़े टाइप के कुछ लोग होते थे, पंडित होते थे, उनका यही काम होता था लोगों का रिश्ते बनवा देना। ठीक है, तो एंजाइम्स कुछ वैसा ही काम करते हैं कि भाई नेचुरली नहीं हो रहा है तो हम बिचौलिए बन जाएंगे, हम दोनों को मिलवा देंगे। ठीक, तो ये तो दिस इज हाउ दे आर एक्चुअली डूइंग द फंक्शन। अगर मेटाफोरिकली देखा जाए तो इस तरह से काम कर रहे हैं इन केस ऑफ एन एंडरगोनिक रिएक्शन। ठीक है, ओके, समबडी हैज अ क्वेश्चन। एंडरगोनिक इज ओनली नोन एज एंडोथर्मिक। नहीं बेटा, हमने आपको बताया ना कि एंडरगोनिक का मतलब है कि एनर्जी लेगा, अगर वो एनर्जी हीट के टर्म्स में होगी तो एंडोथर्मिक कहा जाएगा उसको। ठीक है, नाउ अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें, तो ये मोस्टली आप देखो अगर यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा तो हम कह रहे हैं कि ये रिएक्शन हो गया, राइट। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, दो चीजों को जोड़ नहीं रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कोई कंपाउंड है जो ऑलरेडी बना हुआ है और उस कंपाउंड को हम तोड़ रहे हैं, जिसमें दो अलग अलग एटम्स या मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी जुड़े हुए थे। हम इसको तोड़ेंगे तो इनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो वो एनर्जी अगर हीट के टर्म्स में निकल रही है तो हम उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो ऐसे में ये एंजाइम्स क्या काम करते हैं, ऐसे में एंजाइम्स क्या करते हैं कि इस मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी को बढ़ा देते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी को बढ़ा देते हैं। तो इसमें भी फिर बाहर से अगर कोई एनर्जी देनी है इसको तोड़ने के लिए, वो कम हो जाती है। ठीक है, ये ऐसे केस में एंजाइम्स आर वर्किंग लाइक डिवोर्स लॉयर्स, या वो जो होती है ना सास, या वो ननद, या वो लोग होते हैं ना कुछ लोग मंथरा टाइप, जो पति पत्नी के बीच में आग लगा देते हैं, उनका रिश्ता कमजोर करके तोड़ देते हैं, रिश्ते को कमजोर कर देते हैं। तो इनकी बॉन्डिंग को वीक कैसे किया जाता है कि इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ा देता है। ठीक है, सो इस वजह से ये कैसे करेगा, तो इसमें भी एंजाइम क्या करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें जब आकर के ये मॉलिक्यूल लगता है तो वहां पर इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड टूट जाएगा और दो प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। ये तब होगा जब कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टूटेगा। ठीक है, तो जिनमें कुछ बन रहा होता है जुड़ करके, उन्हें हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस, और जिनमें कुछ टूट रहा होता है उन्हें हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है, एनाबॉलिक रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो अगर आप इतना समझ चुके हैं तो फिर हम थोड़ा और डिटेल में देख सकते हैं कि एंजाइम्स एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या है इनके काम का, किस तरह से ये काम करते हैं। इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें, अच्छा अभी और भी कुछ सवाल है, रेज्ड हैंड, प्लीज एक्सप्लेन एक्टिवेशन एनर्जी अगेन। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी is the energy required for a reaction to begin। ठीक है, कि रिएक्शन के शुरू होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। जैसे समझ लो, ऐसा समझ लो कि एक लड़का है एक लड़की है, लेकिन दोनों बड़े शाई हैं। ठीक है, रिश्ते की बात हो रही है उनके, लेकिन दोनों बड़े शाई हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो घर वाले थोड़ा सा उनको प्रोवोक करते हैं, अरे भाई मिल लो, बात कर लो, देख लो, उनको थोड़ा एक्टिवेट किया जाता है।
बस एक्टिवेशन एनर्जी वैसे ही है, लड़का और लड़की रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो उनको एक दूसरे से रिएक्ट करने के लिए प्रॉम्प्ट करती है, धक्का मारती है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो उनको चाहिए। तो दोनों के केस में और भी सवाल हैं। एंडरगोनिक एक्सरगोनिक समझ में नहीं आया? अच्छा जी भैया ध्यान से सुनोगे तो एक बार में समझ में आ जाएगा, नहीं तो मैं एक ही चीज 10 बार समझाता रह जाऊंगा बेटा। एंडरगोनिक रिएक्शन का मतलब है कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें बाहर से एनर्जी, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एक्सरगोनिक का रिएक्शन है कि एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अगर वो एनर्जी रिलीज होगी हीट के टर्म्स में तो उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक। अगर वो एनर्जी किसी और फॉर्म में रिलीज हो, जेनरिक वर्ड है एक्सरगोनिक, स्पेसिफिक टर्म है एक्सोथर्मिक इफ द एनर्जी रिलीज इज इन टर्म्स ऑफ हीट, ठीक है। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो उसे हम कहते हैं एंडरगोनिक, ठीक है। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो इसका मतलब रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि भाई सिस्टम में एनर्जी डाली ना आपने बाहर से। और अगर एक्सरगोनिक है या एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगी, क्योंकि आपने एनर्जी को छोड़ दिया, एनवायरनमेंट को दे दिया, ठीक है। दिस इज सिंपल, आई डोंट नो व्हाट इज सो कॉम्प्लेक्स अबाउट दिस, दिस इज वेरी सिंपल, जस्ट पे अटेंशन, ठीक है, डोंट वरी, सब हो जाएगा, सब समझ आएगा। तो जब एंडरगोनिक रिएक्शन हो रहा है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, बाहर से हमने एनर्जी दिया, क्यों दिया? ताकि इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ सके और वो एक दूसरे से भिड़ करके रिएक्शन कर सकें, जुड़ सकें एक दूसरे से, ठीक है। इसीलिए जहां कहीं एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो रिएक्शंस को हम एनाबॉलिक रिएक्शन या सिंथेटिक रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें सिंथेसिस होती है, कुछ बनेगा, दो चीजों को मिला करके जोड़ करके कुछ बनेगा, ठीक है। जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम्स की बात हम कर रहे हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं जिसमें टूटती है, कोई भी चीज टूटती है, बना हुआ मॉलिक्यूल है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो टूट जाएगा। कि अगर ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, अगर बन रहा है तो वो एनाबॉलिक है, और अगर टूट रहा है, ग्लूकोज अलग हो रहा है, फॉस्फेट अलग हो रहा है, तो वो कैटाबॉलिक हुआ। जब कैटाबॉलिक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनाबॉलिक होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो ये सिंथेसिस के टर्म्स में है, बात सेम कही जा रही है, एंडोगोनिक, एक्सरगोनिक, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, सेम चीज है, कोई खास डिफरेंस नहीं। नाउ कमिंग ऑन टू द मैकेनिज्म, सीधा सीधा इसको ऐसे समझो कि ये जो जानवर जैसा दिख रहा है ये एंजाइम है, ठीक है। इसने एक सबस्ट्रेट को अपने एक साइट पर, जिसे हम कह रहे हैं एक्टिव साइट, उस एक्टिव साइट से अटैचमेंट हुआ। जब अटैचमेंट हो जाता है हम इसको बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसका बड़ा ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस होता है, ज्यादा टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करता है, 1 मिलियंथ ऑफ अ सेकंड के लिए एग्जिस्ट करता है, और तुरंत ये प्रोडक्ट बनेगा और फिर वो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन कैसा हुआ? ये पर्टिकुलरली ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। तो इस कैटाबॉलिक रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट था, रिएक्टेंट था, सिंगल ही था, जो टूट करके दो प्रोडक्ट्स बना लिया, ठीक है। इसे हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो एंजाइम है उसने लिया रिएक्टेंट को और तोड़ करके दो पार्ट में कर दिया, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि अब यही चीज, फॉर इंस्टेंस एक रियल केस हम देख रहे हैं यहाँ पे, कि एक एंजाइम है, उसकी ये जो साइट होती है जिस पर आकर के रिएक्टेंट्स लगते हैं, इसे हम कहते हैं एक्टिव साइट, ठीक है। वो क्या है? वो एंजाइम के मॉलिक्यूल में मौजूद गड्ढे होते हैं जिस पर आकर के रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल चिपक जाता है। तो जैसे ये कोई एंजाइम है जिसका नाम हमने कहा है सुक्रेज है, इससे आकर के जब सुक्रोज का मॉलिक्यूल लगेगा तो इसके बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा। किस चीज का बॉन्ड है? सुक्रेज बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से। आपने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट्स में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से सुक्रोज बना होता है। तो जब ये आकर के एंजाइम के साथ जुड़ता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो इस एक्टिव साइट पे लगने के बाद इस मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है। तो हमें बाहर से कोई खास एनर्जी देनी ही नहीं पड़ती है, और ये खुद ब खुद टूट करके दो कंपोनेंट्स में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों कंपोनेंट्स में ये टूट करके अलग हो जाता है, ठीक है। अगर यही चीज एनाबॉलिक रिएक्शंस में हो रही है कि कोई एक चीज टूट नहीं रही है, दो चीजों को जोड़ के बनाया जा रहा है, तो वो रिएक्शन सिंथेसिस रिएक्शन होगा। वो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हो, एक सिंथेसिस या बिल्डिंग रिएक्शन में और एक ब्रेक डाउन रिएक्शन में, जहां पे मॉलिक्यूल टूटता है, ठीक है। यहाँ एंजाइम है, ये दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं,
ये एंजाइम है, दोनों रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आकर के इसके इस एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हुए और अटैच होने के बाद ये एक दूसरे से जुड़ गए, रिश्ता तय हो गया, पक्का हो गया और फाइनली ये निकल लिया। यही चीज जब ब्रेकडाउन में होना है तो ऐसा ही कोई मॉलिक्यूल आकर के, एक मॉलिक्यूल आकर के लगा, लेकिन लगने के बाद फिर ये टूट गया, दो अलग अलग कंपाउंड्स बन गए। ठीक है, तो ये दो तरीके से एंजाइम्स काम कर सकते हैं, बट नो मैटर वेदर इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शंस में जब भी काम करेगा ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ है आपका, चाहे रिमेंबर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, दोनों को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है शुरू में। ठीक है, तो जो डिफरेंस है दोनों का वो क्या है कि जो नेट एनर्जी है, फाइनल एनर्जी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स with respect to energy of reactants, energy of products with respect to energy of reactants, इसका डिफरेंस होता है दोनों। शुरू में दोनों को एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो ये वाली जो एनर्जी होती है, जो दोनों को चाहिए होती है, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जो हमने शुरू में बोला कि एंडोथर्मिक वो है जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एक्सोथर्मिक वो है जो एनर्जी रिलीज करेंगे, दिस इज इन टर्म्स ऑफ दिस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर यहाँ पर एनर्जी का नेट डिफरेंस है तो इसका मतलब एनर्जी नेट रिलीज हो रही है, और अगर एनर्जी का नेट डिफरेंस इस तरह से है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज हायर देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, इट मींस नेट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है, रिमेंबर नेट एब्जॉर्प्शन है। लेकिन दोनों ही केसेस में एक्टिवेशन एनर्जी तो चाहिए ही भाई साहब, एक्टिवेशन एनर्जी के बिना रिएक्शन शुरू नहीं होगा। ठीक है, ये एक्टिवेशन एनर्जी किस लिए चाहिए होती है, हमने बताया आपको, एंडोथर्मिक सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? इट्स ओके स्टूडेंट्स, जो भी बोल रहे हैं ऑडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही है, तो ठीक है, आप प्लीज अभी रहिए।
मैडम का भी ऑडियो हाँ टूट रहा था। आई होप नाउ इट इज विजिबल। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है बच्चों? चलो ठीक है। सो रिज्यूम करते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि अगर कोई ब्रेकडाउन रिएक्शन हो रहा है तो उसमें भी जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है वो पहले से स्टेबल है, ठीक है। वो एक ऐसे स्टेबल कपल की तरह है जिसे कोई दिक्कत नहीं, उनकी बड़ी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ चल रही है। तो उनका अगर डिवोर्स कराना है, उनको अलग करना है, तो रिश्ते में आग लगानी पड़ेगी ना, एनर्जी देनी पड़ेगी, उनको भड़काना पड़ेगा कि भड़क जाओ एक दूसरे के खिलाफ। उसी तरीके से ब्रेकडाउन रिएक्शन जब होता है तो उन्हें भी बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन नेट एनर्जी जो है वो उनकी कम हो जाती है, क्योंकि उनका रिएक्शन, उनका रिश्ता जो है वो टूट जाता है, बीच में से बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, और वो दोनों अलग हो जाएंगे। तो जो उनके बीच में बॉन्ड जो था उसकी एनर्जी जो थी वो रिलीज हो गई। तो इसलिए चाहे ब्रेकडाउन का रिएक्शन हो चाहे सिंथेसिस का रिएक्शन हो, सभी में एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, एक्टिवेट करना जरूरी है। तो व्हाट एंजाइम्स एक्चुअली डू इज दे ब्रिंग डाउन, एंजाइम्स ब्रिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस। बिना टेम्परेचर बढ़ाए एंजाइम्स कैन डू दैट। इसीलिए हम कहते हैं कि व्हाट दे एक्चुअली डू इज दे आर एक्टिंग एज अ बायो कैटलिस्ट। कैसे? ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं कि रिएक्शन जिस गति से हो रहा है, जिस रेट से हो रहा है, वो रेट बढ़ जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होता है उसके कंपैरिजन में अगर बायो कैटलिस्ट को देखा जाए तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जब एब्सेंट भी होता है तो भी इनऑर्गेनिक रिएक्शन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होता है, हल्का ही होता है, बहुत हल्का होता है, पर होता है। बायो कैटलिस्ट जो एंजाइम्स होते हैं, ये जिस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, इनके एंजाइम के एब्सेंस में प्रैक्टिकली नो रिएक्शन इज हैपनिंग, ठीक है, प्रैक्टिकली नो रिएक्शन इज हैपनिंग। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, ठीक है। सो व्हाट आर एंजाइम्स? बोल दिया भाई, बायो कैटलिस्ट हैं। कैसे काम करते हैं? दे डिक्रीज दी एक्टिवेशन एनर्जी। फिर वो चाहे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, एक्टिवेशन एनर्जी कम होने की वजह से हो क्या जाएगा कि ये वाला जो ग्राफ आपने देखा था, इसमें ये इतना ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होगा शुरू में, ये इतनी ज्यादा एनर्जी दोनों ही रिएक्शंस में फिर नहीं चाहिए होगी। बहुत हल्की सी एनर्जी, हल्का सा पुश मिला, हल्का सा पुश मिला और रिएक्शन हो जाएगा, इतने भर में ही रिएक्शन हो जाएगा, इतने भर में ही इट विल गो फॉर रिएक्शन, ठीक है। तो जब आप एक कैटलिस्ट की बात करते हैं तो उसको थोड़ी बहुत एक्टिवेशन एनर्जी फिर भी चाहिए होती है, लेकिन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में। लेकिन जब आप बायो कैटलिस्ट की बात करते हैं, जब हम एंजाइम की बात करते हैं, तो ऑलमोस्ट नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड एनीमोर, और इनके एब्सेंस में ऑलमोस्ट नो रिएक्शन हैपेंस। सो प्रैक्टिकली दीज एंजाइम्स आर लाइक दे आर द यू नो डिसाइसिव फैक्टर। ये डिसाइड करते हैं कि कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, होगा तो कितनी वेलोसिटी से होगा, कितना होगा, कब होगा और कहां होगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स ना सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी कम करते हैं बल्कि दे आर आल्सो वेरी वेरी स्पेसिफिक। जिस रिएक्टेंट के रिएक्शन को ये कैटलाइज करते हैं ये बहुत स्पेसिफिक भी होते हैं उसके लिए, ठीक है। नाउ गोइंग अहेड, जो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है इसमें बोला जाता है, आपने पढ़ा होगा, दो मॉडल से इसको समझाया जाता है, लॉक एंड की मॉडल वर्सेस इंड्यूस फिट मॉडल। इन दो मॉडल्स को समझने के लिए हम थोड़ी सी और बात करेंगे इस पर्टिकुलर साइट की, जहां पर आकर के रिएक्टेंट्स लगते हैं एंजाइम के मॉलिक्यूल में। ये वाली जो साइट होती है, ये साइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम एक्टिव साइट बोलते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये एंजाइम के सरफेस पे बेसिकली खड्डे होते हैं जो खास खास शेप के होते हैं, दे आर लाइक पिट्स विथ अ वेरी स्पेसिफिक 3D कॉन्फॉर्मेशन, ओके। कॉन्फ़िगरेशन कह लो, कॉन्फॉर्मेशन कह लो, बड़ा स्पेसिफिक होता है उनका। तो पहले ये माना जाता था
कि एंजाइम्स और सबस्ट्रेट जो होते हैं, चूंकि ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, तो एंजाइम में जो खड्डा होगा वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल की शेप के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा परफेक्टली, जस्ट लाइक अ लॉक एंड की ये फिट होगा, लाइक अ लॉक एंड की फिट होगा। ठीक है, तो अगर ये लाइक अ लॉक एंड की फिट होगा तब तो रिएक्शन होगा, अगर लाइक लॉक एंड की परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटारिटी नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, सो लॉक एंड की मॉडल ये कहता है दैट केमिकल रिएक्शंस विल हैपन ओनली व्हेन द एक्टिव site of the enzyme fits perfectly with substrate. सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट जो भी है, उसको हम एंजाइम्स के लिए जब बात करते हैं तो हम उनको रिएक्टेंट्स बोलने के बजाय सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, कि लॉक और की की तरह जैसे परफेक्ट फिट होता है ताला और चाबी का, उस तरीके से ये प्रोसेस होता है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल कोशलेंट साहब ने जो दिया था, इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या बोला गया कि भैया कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट लॉक एंड की फिट की तरह हो। मतलब ये पॉसिबल है कि एंजाइम में जो एक्टिव साइट है वो एक्टिव साइट एकदम परफेक्ट फिट ना हो, थोड़ी बहुत इधर उधर, थोड़ी बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत हो सकती है आड़ी टेढ़ी। कैसे कि मतलब यहां पे जैसे फॉर इंस्टेंस ये परफेक्ट ऐसा रेक्टेंगुलर होने के बजाय थोड़ा सा इस तरीके से सिलिंड्रिकल भी होगा तो कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आएगा तो वो इंड्यूस कर देता है इसको अपने हिसाब से शेप लेने के लिए। तो बेसिकली इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये कहता है कि जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल कॉन्फॉर्मेशन है उसका, थोड़ा सा, बहुत नहीं, थोड़ा सा। अभी इसका ये मतलब नहीं है कि यहां पर स्क्वायर की जगह ऐसा कोनिकल वाला आ सकता है, नो, ऐसा रिएक्टेंट यहां पे नहीं आ सकता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चरल कॉम्प्लीमेंटारिटी चाहिए, बाकी वो इंड्यूस हो जाता है, इतना रिजिड नहीं होता है। ठीक है, इसे कहते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन आ भी गए? क्या बोला है भाई चैट में? विच वन इज लॉक, विच वन इज की? बेटा जिसको लॉक चाहो मान लो, जिसको की चाहो मान लो। ठीक है, तो वैसे अगर देखा जाए तो लॉजिकली अगर मेटाफोरिकली बोले तो एंजाइम शुड बी कंसिडर्ड, आई थिंक शुड बी कंसिडर्ड अ की। ठीक है, क्योंकि चेंज आता है लॉक में, लॉक खुलता है या बंद होता है, तो यहां पर चूंकि सबस्ट्रेट में चेंज आ रहा है तो दैट इज लाइक द लॉक, और एंजाइम वो चाबी है जो उसको खोलता है। ठीक है, लेकिन साइज के हिसाब से देखा जाए तो लॉक बड़ा होता है, की छोटी होती है, तो एंजाइम हमेशा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत बड़ा होता है। ऐसे अपन समझने के लिए जिस भी तरीके से ऐसे ड्रॉ करते हैं, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट इज मच बिगर। ठीक है, अभी हम आगे आएंगे इनहिबिटर वगैरह से के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, नाउ लेट अस गो अहेड। तो व्हाट द हेक, ये एक्चुअली होते क्या है एंजाइम्स? आपने बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा होगा, आपको मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको पता है कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, एक अमीनो एसिड जो होता है वो बेसिकली एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक तरफ अमीनो ग्रुप लगा होता है, दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, उसके बीच में एक कार्बन होता है, और इस कार्बन के साथ हमेशा एक वेरिएबल ग्रुप लगा होता है। ये वेरिएबल ग्रुप 20 डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, और ये 20 डिफरेंट टाइप्स की वजह से 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स पैदा हो जाते हैं, जो कि इस टेबल में बने हुए हैं। आपको ये पता होगा, आई एम अज्यूमिंग, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। तो ये अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये जुड़ते जाते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे? वाया अ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनता है एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक एंड और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो एंड के बीच में। ये दूसरा अमीनो एसिड हुआ, तो इसके इस एंड के और इस एंड के बीच में ये H2O पानी बन के निकल जाएगा, तो जो बॉन्ड बनेगा वो CO, और ये C डायरेक्टली जुड़ जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ, CONH बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां से हमारा ये हाइड्रोजन निकल गया, ये दोनों निकल गए,
और ये कार्बन सीधा जुड़ गया इसके साथ, इसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये एक अमाइड लिंकेज होता है, ठीक है। इस तरह से एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ सकता है। इसी तरीके से दूसरे वाले अमीनो एसिड फिर अगले वाले अमीनो एसिड के साथ जुड़ सकता है, वो अगले अमीनो एसिड के साथ जुड़ सकता है। इसी तरह से जुड़ते जुड़ते ये अमीनो एसिड्स लंबी चेन्स बना लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। वो पॉलीपेप्टाइड की चेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ले सकती है, वो हेलिकल हो जाती है, कभी इस तरह से बन जाती है, या कभी कभी वो शीट के फॉर्म में हो जाती है। तो जैसे जैसे उसमें जिस किस्म के अमीनो एसिड होंगे उससे तय होता है कि वो ऐसा हेलिकल बनेगा या बीटा प्लीटेड शीट का स्ट्रक्चर लेगा। और ऐसे कई सारे हेलिक्स और शीट्स को मिला करके एक प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और ऐसे कई सारे पॉलीपेप्टाइड्स को मिला करके फिर एक फाइनल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है प्रोटीन का, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल प्रोटीन बना तब, ठीक है, फंक्शनल प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर बेसिकली फंक्शनल प्रोटीन्स, ठीक है, एक्सेप्ट वन केस, राइबोजाइम। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जिसमें बेसिकली आरएनए एक्ट्स एज एन एंजाइम। ये कहां पे होता है? ये होता है आरएनए स्प्लाइसिंग जब हो रही होती है। आप लोगों ने अगर ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जब एमआरएनए बन के निकलता है और उसको तोड़ा जाता है यूकैरियोटिक सेल में, स्प्लाइसिंग कहते हैं उसको, आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। वो उस प्रोसेस में कुछ आरएनएज होते हैं जो राइबोजाइम की तरह काम करते हैं, वो उस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। देयर इज ओनली वन सच नोन एग्जांपल वेयर एन एंजाइमेटिक फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय अ नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम। ऑल अदर एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। और चूंकि हर प्रोटीन एक्चुअली सिर्फ अमीनो एसिड्स की लंबी लंबी चेन्स का बना होता है, तो हम कहते हैं कि जो जो प्रॉपर्टीज प्रोटीन्स की हैं वो सारी प्रॉपर्टीज एंजाइम्स में भी आ जाती हैं, ठीक है। तो फंक्शनल प्रोटीन जब बनता है तो उसमें कई सारे पॉलीपेप्टाइड 1 2 3 4, जैसे फॉर इंस्टेंस ये ग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक है। ये ग्लोबिन प्रोटीन अपने आप में ये भी एक प्रोटीन है। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जुड़ी हुई हैं जो आपस में ऐसे गुथी हुई हैं, अपने आप में ऐसी उलझी हुई हैं। एक पॉलीपेप्टाइड चेन अपने आप में इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाए हुए है जिसमें बहुत सारी अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स भी हैं। एक अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट को अगर आप फर्दर देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि बेसिकली अमीनो एसिड सी लाइन से जुड़ के एक लंबा सा धागे जैसा स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, ठीक है। तो फाइनल फंक्शनल प्रोटीन जिस तरीके से बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसी तरीके से एक एंजाइम का भी जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। एंजाइम्स आर आल्सो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होता है एक एंजाइम के स्ट्रक्चर को? अब जैसे हमने ये तो ऐसे हमने अपने समझने के लिए इस तरह से बना दिया, इस तरह से नहीं होता एंजाइम। एंजाइम में वैसे ही बहुत सारी चेन ऐसा गुथा गुथा सा कुछ इस तरीके का ऐसा बना होता है, जिसकी वजह से जो उसका फाइनल स्ट्रक्चर है उसमें कहीं कुछ खड्डा होगा, कहीं कोई पिट होगा, कुछ होगा, उसी को हम बोलते हैं एक्टिव साइट, अगर वहां से कोई सबस्ट्रेट अटैच कर सकता है तो एंजाइम का जो फाइनल फंक्शनल फॉर्मेट होता है उसे हम कहते हैं होलो एंजाइम। ओके, अ होलो एंजाइम इज द फाइनल फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक एंजाइम को फंक्शनल होने के लिए उसमें एक प्रोटीन वाला जो पार्ट है जिसे हम कह रहे हैं एपो एंजाइम, जो सिर्फ पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होगा। पर अपने आप में ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स भी कुछ खास काम नहीं कर सकती हैं, इनको खुद को भी चाहिए होते हैं कुछ बाहरी चीजें जो इनको एक्टिवेट कर सके, ठीक है। तो वो क्या चीजें हैं? वो जो चीजें होती हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। तो एक प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है, prosthetic groups are additional things which are required, additional molecules which are required for an apoenzyme to become activated and perform the enzymatic activity, ठीक है। ये prosthetic group inorganic हो सकता है, कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो सकता है, मैग्नीशियम का आयन हो सकता है, कैल्शियम का आयन हो सकता है, या फिर ये ऑर्गेनिक हो सकता है। अगर इनऑर्गेनिक होता है तो हम इसको बोलते हैं कोफैक्टर, अगर ऑर्गेनिक होता है तो हम इसको बोलते हैं कोएंजाइम। सो दीज आर एडिशनल थिंग्स व्हिच एन एंजाइम नीड्स टू बिकम एक्टिव। तो जब एपो एंजाइम के साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ जाता है तो बनता है होलो एंजाइम। कुछ एंजाइम्स को कोफैक्टर और कोएंजाइम दोनों चाहिए होते हैं, दोनों चाहिए काम करने के लिए,
ठीक है, तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो गौर से तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये वाला पार्ट जो एपो एंजाइम का पार्ट है, ये एपो एंजाइम के साथ कोफैक्टर भी जुड़ रहा है, कोएंजाइम भी जुड़ रहा है, ये मिल रहे हैं, तब जाकर के ये जो इसकी कैटालिटिक साइट है इस पर आकर के ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जुड़ पा रहा है और रिएक्शन हो पा रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द फाइनल फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम लुक्स लाइक। अरे बाप रे, इतने सारे मैसेजेस। सर, इज राइबोन्यूक्लियस प्रोटीनेशियस? राइबोन्यूक्लियस इज अ प्रोटीनेशियस, इट इज एन एंजाइम प्रॉपर, इट्स अ प्रोटीन, ठीक है, बट राइबोजाइम इज नॉट अ प्रोटीन, इट्स एन आरएनए मॉलिक्यूल। Sir, they asked a question in test, minimum number of protein chains required in quaternary structure. कम से कम 2 तो होगा ही, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होना है तो कम से कम 1 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड लगेंगे, नहीं तो उसको पॉलीपेप्टाइड ही बोला जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आप लोगों के बाकी जो डाउट्स हैं वो हम फिर डाउट क्लास में देख लेंगे। अब हम आगे आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स पे। तो क्या प्रॉपर्टीज हैं भाई? हमने पहले बोला लाइक मैरिज लॉयर्स और डिवोर्स लॉयर्स ये होते हैं। अब ये एग्जाम में मत लिखे आना, ये तुम्हारे समझने के लिए है, बच्चों का कोई भरोसा नहीं है, कॉपी पेस्ट वाली जनरेशन है। ये मैरिज लॉयर्स और डिवोर्स लॉयर्स को ये क्या करते हैं, ये 2 लोगों को जोड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं, लेकिन खुद इनके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। दे डोंट स्टार्ट द रिएक्शन, दे डोंट चेंज देमसेल्व्स ईदर। ठीक है, ये सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं। तो ये नहीं है कि ये बोलेंगे कि भाई नहीं हम तुम्हें जबरदस्ती प्यार करवा दें, नहीं, तुम्हें प्यार है, रिएक्शन करवाना है, तुम्हारा शादी करवाना है, वो हम करवा देंगे बस। ठीक है, सो डू नॉट राइट दिस पार्ट, जस्ट राइट दे डोंट स्टार्ट द रिएक्शन, दे ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, दूसरी बात, दे आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर। ये फूल कुमार की तरह है बेचारे, फूल कुमार फूल कुमारी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर इधर का उधर हुआ और एंजाइम की एक्टिविटी खत्म होने लगती है। इसको हम बोलते हैं कि एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल, जस्ट लाइक ऑल अदर प्रोटीन्स आर आल्सो थर्मोलेबाइल। ठीक है, सो दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है और एंजाइम्स का बैंड बच जाता है, उनकी फंक्शनैलिटी खत्म होने लगती है। साथ ही साथ दे आर आल्सो सेंसिटिव टू पीएच। पीएच चेंज होगा, एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। इसी वजह से आपके ब्लड का पीएच 7.4 आपकी बॉडी मेंटेन करने पे उतारू रहती है हमेशा। आपकी बॉडी में हर चीज के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं जो होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं, ताकि एक कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट बनी रहे। वो कॉन्स्टेंसी जैसे ही डिसरप्ट होगी, इमीडिएटली सारे एंजाइम्स का बैंड बच जाएगा। ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, दे आर ऑलवेज रिक्वायर्ड इन माइनर क्वांटिटीज। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जैसे एक डिवोर्स लॉयर हजारों लोगों का डिवोर्स करा सकता है, एक मैरिज लॉयर हजारों लोगों की शादियां करवा सकता है, तो एक अकेला एंजाइम बहुत सारे रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट कर सकता है प्रोडक्ट्स में। सो दे आर रिक्वायर्ड इन माइनर क्वांटिटीज। अगेन, डू नॉट राइट दिस पार्ट, डू नॉट राइट दिस पार्ट इन एग्जाम। ओके, तीसरा जो मैंने यहां पे बोला था, दे डोंट चेंज देमसेल्व्स, उनको खुद को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे आर लाइक वैरागी, वो दीन दुनिया से ऊपर उठ गए, कोई किसी का रिश्ता हो रहा है नहीं हो रहा है उन्हें घंटा फर्क नहीं है भाई साहब, वो एकदम मस्त अपने आप में पड़े हुए हैं, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। पर ये मत लिखना, बस ये लिखना कि दे रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट दे आर प्रोफेशनली वेरी एफिशिएंट, मतलब उनका जो काम है वो बहुत इफिशिएंटली करते हैं। ठीक है, कि अगर शादियां करवा रहे हैं, अगर रिश्ते जुड़वा रहे हैं तो एक दिन में बहुत सारों के हजारों के जुड़वा देंगे, तुड़वा रहे हैं तो एक दिन में हजारों के तुड़वा देंगे। एक एंजाइम कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर काम कर सकता है उसे कहा जाता है उस एंजाइम का टर्नओवर नंबर, और ये 0.5 से 6 लाख टाइम्स तक चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एंजाइम है आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज एन एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन योर आरबीसीज। ये क्या करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज CO2 जो होती है इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा देता है टू फॉर्म H2CO3। कार्बोनिक एनहाइड्रेज के एब्सेंस में ये रिएक्शन प्रैक्टिकली होता ही नहीं है,
और जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट होता है तो सडनली विद इन अ फ्यू सेकेंड्स 5000 से 6000 मॉलिक्यूल पर सेकेंड बनना शुरू हो जाते हैं H2CO3 के. इट इज सो फास्ट. ठीक है, सो दे आर वेरी वेरी इफिशियंट. ओके, अभी ये नहीं लिखने का, सिर्फ ये लिखने का. नाउ दे आर वेरी स्पेसिफिक इन एक्शन, वेरी चूजी, बहुत ज्यादा चूजी होते हैं. ठीक है, क्यों? अ पर्टिकुलर एंजाइम विल एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ओनली. व्हाई? बिकॉज दे हैव अ स्पेसिफिक एक्टिव साइट जिसमें स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी होती है. ठीक है, इनको एक कोफैक्टर या कोएंजाइम चाहिए होता है, जैसे गर्लफ्रेंड या वाइफ. कुछ लोगों को दोनों चाहिए होता है, भाई अपनी अपनी श्रद्धा है. टू मेक अ होलो एंजाइम. ठीक है, सो अलग अलग एंजाइम्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं. कुछ एंजाइम्स को खास तौर पे इनऑर्गेनिक आयंस ही चाहिए होते हैं, कुछ एंजाइम्स को इनऑर्गेनिक आयंस नहीं चाहिए होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस जैसे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है. ठीक है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो होता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज के बारे में सुना होगा. ये एंजाइम या सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज आपने क्रेब्स साइकिल में पढ़ा होगा. उसको चाहिए होता है FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. This is a coenzyme which activates the enzyme which is required for guys, just a second. Hello. These are required for the enzyme succinic dehydrogenase. इस एंजाइम का कोएंजाइम है FAD. तो कुछ केसेस में ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. तो जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चाहिए होता है तो हम कहते हैं कोएंजाइम चाहिए. जब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चाहिए होता है हम कहते हैं कोफैक्टर चाहिए. कुछ केसेस में दोनों चाहिए होता है. जो फाइनल फंक्शनल एंजाइम है उसे हम कहते हैं होलो एंजाइम. एपो एंजाइम क्या होते हैं? एपो एंजाइम इज द प्रोटीनेशियस पार्ट, जिससे आकर के कोफैक्टर या कोएंजाइम या दोनों जुड़ेंगे. ठीक है, अगेन ये पार्ट मत लिखना. ठीक है, नाउ एंजाइम काइनेटिक्स की बात आती है. हमने कहा कि एंजाइम्स कैटलाइज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं इसके बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, पर इतना समझना आपके लिए थोड़ा बेसिक्स जरूरी है कि अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन विथ टाइम देखते हो, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये एंजाइम की प्रेजेंस में ऐसे प्रोग्रेसिवली बढ़ता जाता है और फिर आकर के एक प्लेटो हिट कर देता है. ठीक है, जब ये प्लेटो हिट करता है इसका मतलब क्या है कि जितने अब ये रेट बढ़ रहा था विथ टाइम, बढ़ रहा था, मैंने बोला दे कैटलाइज द रेट ऑफ रिएक्शन. बट एक टाइम आता है जब सारे के सारे एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे हैव बीन सैचुरेटेड विथ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स. इस पॉइंट पर एंजाइम हैज गॉटन सैचुरेटेड. ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम रेट आया, मैक्सिमम वेलोसिटी आई, इसको बोलते हैं Vmax. ठीक, इसी तरीके से अगर आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ भी अगर किसी रेट ऑफ रिएक्शन को देखो, अगर आप प्लॉट करो तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन भी जैसे जैसे बढ़ता है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाता है. ठीक है, अगर आपने एंजाइम डाला तो रेट ऑफ रिएक्शन जिस गति से बढ़ रहा था, अगर इस स्पीड से बढ़ रहा था सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पे, अगर इस पॉइंट पे आपने एंजाइम डाल दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन सडनली बहुत स्टीपली बढ़ने लगेगा और फिर प्लेटो हिट कर देगा. ठीक है, तो जब आप एंजाइम डालते हो तो स्टीप इंक्रीज होता है रेट ऑफ रिएक्शन में. अच्छा, जिस पॉइंट पर एंजाइम सैचुरेट हो गया, अगर आपने फर्दर और एंजाइम ऐड कर दिया तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर आगे जाकर के एक और प्लेटो हिट कर देगा. ठीक है, Vmax चेंज हो जाएगा. ऑल राइट, नाउ जब हम कहते हैं माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट तो हम क्या बोलते हैं कि हर एंजाइम का अपना एक कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसमें उस एंजाइम की जो काबिलियत है एज एन एंजाइम, कितना काबिल है, कितना मतलब धुआंधार टाइप का एंजाइम है, उसे हम मेजर करते हैं माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट से. ठीक है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, ये होता क्या है माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट? इट इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन at which the rate of
the reaction is half of Vmax. मतलब जो मैक्सिमम हो सकती है वेलोसिटी, जो रेट हो सकता है रिएक्शन का, उसका हाफ जो होगा उस पर जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको इस तरह से करें कि एक तरफ हमने कहा कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, अब हम ये जो ग्राफ बना रहे हैं इसमें रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर प्लॉट करते हैं, कंसिडर कि एंजाइम हैज बीन ऑलरेडी एडेड, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्टीपली बढ़ रहा है और बढ़ के जाकर के हिट करेगा प्लेटो। ये Vmax की जो वैल्यू है इसकी हाफ वैल्यू जहां पर आती है, हाफ वैल्यू Vmax बाय 2, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम कहते हैं माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट क्या है उस पर्टिकुलर एंजाइम का। ठीक है, तो जिन एंजाइम्स के अंदर कैटलाइज करने की काबिलियत थोड़ी कम होती है उनका रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ थोड़ा इस तरह से बनेगा, कम स्टीप होगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, नतीजा क्या होगा कि उनमें जो हाफ ऑफ Vmax है वो ज्यादा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे आ पाएगा, तो उनका जो माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट है वो ज्यादा होगा। तो किसी भी एंजाइम का माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट अगर ज्यादा होता है मतलब उसकी रिएक्शन को कैटलाइज कर पाने की काबिलियत कम हो जाती है। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होती है इसके बीच में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स की। ये भी आपने पढ़ा हुआ है। ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एक बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, जिसने एंजाइम्स का नामकरण और क्लासिफिकेशन किया। क्योंकि जब एंजाइम्स की डिस्कवरीज होनी शुरू हुई तो बहुत सारे एंजाइम्स मिले। रिमेंबर द फर्स्ट डायग्राम आई शोड यू ऑफ द थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस दैट आर हैपनिंग इन अ सिंगल सेल। सो नेमिंग देम वाज अ बिग प्रॉब्लम, और अलग अलग कंट्रीज में उसका अलग अलग नामकरण कर रखा था लोगों ने। जैसे स्पीशीज के नाम अलग अलग होते हैं प्लांट के और एनिमल्स के, तो बोला कि भाई एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसमें सभी, जिसके नाम सबको क्लियर हो, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि अगर एक कंट्री में होने वाला रिसर्च कोई दूसरी कंट्री में पढ़ रहा है तो उसे पता ही नहीं चल रहा है किसकी बात हो रही है। इस बेसिस पर आईयूबी ने एक पूरा डिटेल में क्लासिफिकेशन और उनके नॉमेनक्लेचर का तरीका डिसाइड करके बना दिया। ठीक है, क्या कहा कि हर एंजाइम का जो नाम होगा इट विल बी प्रीसीडेड बाय द एब्रिविएशन EC, which means एंजाइम कमीशन नंबर, एंजाइम कमीशन नंबर। ठीक है, और इस EC में के आगे कुछ नंबर्स होंगे जो डॉट से सेपरेट होंगे, 1.2.3.4. लाइक दैट, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इन्होंने बोला कि सबसे पहले तो हम बोल रहे हैं कि 7 मेजर कैटेगरीज होंगी एंजाइम्स की। जितने भी एंजाइम्स हैं उनकी 7 मेजर कैटेगरीज होंगी। मोस्ट प्रोबेबली आपकी बुक में या मॉड्यूल में सिर्फ 6 दिया होगा, ये 7वां वाला बहुत बाद में रिसर्च हुआ है तो पता चला है। जाने रहिए, मोस्ट प्रोबेबली आपसे शायद एग्जाम में ये ना पूछे, बट नीट वालों का कुछ ठीक नहीं होता है, कभी भी कुछ भी कर देते हैं लोग। तो ये क्या कैटेगरीज हैं? बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे आर कैटलाइजिंग। तो ऑक्सीडोरिडक्टेजेस कौन से हुए? जो रेडॉक्स रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ में ही चलता है, वो होता है। ट्रांसफरेजेस वो होते हैं जिसमें कोई ग्रुप ट्रांसफर हो रहा होता है, एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ग्रुप ट्रांसफर हो रहा होगा। ठीक है, हाइड्रोलेजेस कौन से होते हैं? जो हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये बायोलॉजिकल सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है। लाइएजेस कौन से होते हैं? जो एक मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो भी, नहीं है तो भी, तोड़ करके उसको दूसरे के साथ जोड़ेंगे। सो लाइएज का मतलब होता है तोड़ना, ये ब्रेक करते हैं। ठीक है, दे ब्रेक बॉन्ड्स, तो ये लाइएजेस हो गए। फिर बोला कि 5वीं कैटेगरी होगी आइसोमरेजेस की। इसमें क्या होगा? आइसोमरिज्म होगा, स्टीरियो आइसोमरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करने वाले जो रिएक्शंस हैं उनको जो एंजाइम कैटलाइज करेंगे उनको हम बोलेंगे आइसोमरेज। हर एंजाइम के नाम के आगे एज लगाया जाता है, यह हमेशा ध्यान रखना। एज कहीं लगा समझ लो कोई एंजाइम है। फिर बोला कि लाइगेजेस होंगे, ये वो होते हैं जो दो को जोड़ते हैं। ठीक है, आइसोमरेजेस कैटलाइज आइसोमरिज्म, लाइगेजेस कैटलाइज सिंथेसिस और जॉइनिंग। ट्रांसलोकेजेस जो फाइनल कैटेगरी अभी डिस्कवर हुई बाद में, इसको नया वो दिया गया है लेटेस्ट, उसमें क्या बोला गया था कि
कुछ प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं, और वो किसी को, फॉर इंस्टेंस जैसे मान लो एटीपी को कन्वर्ट करना है एडीपी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं, पर जब ये करते हैं ऐसा, तो प्रैक्टिकली ये क्या करते हैं कि अंदर से कोई एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है, उसको प्लस सेल के इनसाइड से आउटसाइड या आउटसाइड से इनसाइड ट्रांसलोकेट कर देते हैं। तो ऐसे जो मेम्ब्रेन एंजाइम्स होते हैं उनके लिए अलग कैटेगरी बनाई गई, ट्रांसलोकेजेस। ठीक है, पहले इनको भी कभी लाइगेज, क्योंकि इनका स्टेटस कंफ्यूजिंग होता था, लाइगेजेस में डालते थे, कभी कभी इनको ट्रांसफरेजेस में डालते थे, हाइड्रोलेजेस में डालते थे, क्योंकि यहाँ पे होता तो हाइड्रोलिसिस ही है, तो बड़ा डाउट होता था, तो उसको एक अलग कैटेगरी बना दिया गया। अब आप ये कैसे याद रखोगे वो हम अभी बताएंगे। अभी आप ये जानो पहले कि ये जो नंबरिंग लिखी हुई है ये है इसके एंजाइम कमीशन नंबर का पहला डिजिट। ठीक है, तो अगर किसी एंजाइम का नाम EC1234 है तो इसका मतलब वो टाइप 1 यानी कि कोई ऑक्सीडोरिडक्टेज है, ऑक्सीडोरिडक्टेज है। उस टाइप में फर्दर सब टाइप्स कई सारी बताई गई, उन सब टाइप्स में सब टाइप 2 है, उस सब टाइप की फर्दर सब टाइप्स बताई गई, तो सब टाइप 3 है, और फिर सब टाइप जो है वो 4 है। मोटे तौर पे ऐसा समझ लो। अब इसकी एक बहुत लंबी सी लिस्ट आईयूबी ने दे रखी है, अगर तुम में से कोई इंटरेस्टेड हो, किसी को बहुत ज्यादा जोर से पढ़ाई आई हो, तो मुझसे संपर्क कर सकता है, मैंने सेव करके रखी हुई है। कोई जरूरत नहीं है आपको उसको जानने की, कोई जरूरत नहीं है उसको याद रखने की, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, और ये 7 अगर आपको याद है तो आप अपने एग्जाम के सारे क्वेश्चंस को एड्रेस कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो कैसे याद रखें इनको कि नंबर 1 इज ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, नंबर 2 इज ट्रांसफरेजेस। ये सेंटेंस याद रखिएगा। देखिए, ऑक्सीडोरिडक्टेजेस का हमने बोला कि ये ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल, ठीक है। ट्रांसफरेजेस को बोला ट्रांसफर, हाइड्रोलेजेस को बोला हाइड्रा, लाइएजेस को बोला लिए, लाइए, आइसोमरेजेस को बोला आइस, आइस से आपको आइसोमरेज याद आ सकता है। लाइगेजेस को बोला ली, ली फॉर लाइगेज, और ट्रांसलोकेज को के लिए बोला ट्रांसलोकेट, ट्रांसलोकेट। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि ऑक्स का ट्रांसफर हुआ तो हाइड्रा के लिए आइस ली, तब ट्रांसलोकेट हुआ। ऑक्स का ट्रांसफर हुआ, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमरेज, लाइगेज, ट्रांसलोकेज। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये एक सेंटेंस अगर आप याद रखेंगे, और याद क्या रखेंगे, इसको विजुअलाइज कर लो। एक मेंटल इमेजरी देखो, जैसे कार्टून में होता है ना रिडिकुलस सी इमेजरी, कि कोई बैल है, उसको बोला गया कि भाई आपका ट्रांसफर हो गया, वो ब्रीफ केस लेके ट्रांसफर पे जा रहा है, लेकिन ट्रांसफर हुआ तो उसका दोस्त है हाइड्रा, उसका दोस्त है, उस दोस्त के लिए उसने आइस भरी अपने बैग में, आइस ली, तब ट्रांसलोकेट हुआ, सीधा वहां से गायब होके दूसरे शहर में पैदा हो गया। तो ऑक्स का ट्रांसफर हुआ तो हाइड्रा के लिए आइस ली, तब ट्रांसलोकेट हुआ। ये ध्यान रखोगे तो तुम्हें ये सीक्वेंस याद रहेगा। ठीक है, फाइनली वी कम टू एंजाइम इनहिबिशन। अब एंजाइम इनहिबिशन में क्या होता है? एंजाइम इनहिबिशन एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करना है। दो तरीके से हो सकता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और एलोस्टेरिक इनहिबिशन। इसमें बच्चों को अक्सर डाउट होता है, आज क्लियर कर दे रहे हैं, याद रखना हमेशा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मतलब क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कोई इनहिबिटर मॉलिक्यूल competes for active site, competes with the substrate molecule, competes with the substrate molecule for the active site। कि एक्टिव साइट पे पहले कौन पहुंचेगा?
एंजाइम सबस्ट्रेट पहुंचेगा या इनहिबिटर मॉलिक्यूल पहुंचेगा ना। इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जैसे ही होते हैं स्ट्रक्चरली, ठीक है। सो दे कैन आल्सो फिट इन द एक्टिव साइट, पर अगर वो फिट हो गए तो फिर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल नहीं लग पाएगा, तो एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एलोस्टेरिक तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज गोइंग फॉर द एक्टिव साइट, वो एक्टिव साइट से अटैच हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर को एंजाइम के सबस्ट्रेट से बाइंड होने के पहले ही लग जाना है, नंबर एक। नंबर दो, अगर आप कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को कम करना चाहते हो तो आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो तो उसको एडवांटेज हो जाएगा। तो एंजाइम के जो इनहिबिटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अपेक्षा प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैचमेंट बढ़ जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जहां कहीं हो रहा होता है वहां पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से इनहिबिशन का इफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है। एलोस्टेरिक इनहिबिशन में क्या होता है कि इनहिबिटर जो है दैट बाइंड्स, इनहिबिटर बाइंड्स विथ अ साइट अदर देन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट से बाइंड नहीं करेगा, उसके अलावा एंजाइम पे कहीं और जाकर के बाइंड कर जाएगा, ठीक है। ये कैसे करेगा? दो संभावनाएं इसमें बोली जाती हैं जिसपे बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है। एक टाइप का एलोस्टेरिक इनहिबिशन होता है जिसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सॉरी अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दोनों ही केसेस में एक्टिव साइट के अलावा कहीं और जाकर के लगता है इनहिबिटर, ठीक है। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका है तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है। हमने बताया ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, जो कन्वर्ट होता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में। तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जब होता है देन द इनहिबिटर बाइंड्स ओनली विद द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। वो एंजाइम खुले फ्री एंजाइम से अटैच नहीं कर पाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बन जाएगा तब अटैच करेगा, ठीक है। और अटैच करेगा ऑन अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि ये इनहिबिटर जो है ये एंजाइम फ्री एंजाइम से भी अटैच कर सकता है या फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी अटैच कर सकता है। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैन नॉट अटैच टू फ्री एंजाइम, डज नॉट अटैच टू अ फ्री एंजाइम। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में फ्री एंजाइम के साथ भी अटैच कर लेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ भी अटैच कर सकता है। दोनों ही केसेस में एंजाइम की एक्टिविटी को ये बर्बाद कर देता है, एंजाइम का स्ट्रक्चर बदल जाता है। जब एंजाइम का स्ट्रक्चर बदलेगा तो उसकी एक्टिव साइट भी बदल जाएगी, एक्टिव साइट बदल जाएगी तो सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड नहीं कर पाएगा, सो एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी फास्ट कवरेज ऑफ enzymes. It usually takes me 3 classes of 2 hours each to go through all this. I had to rush through because you have just one class, half class. In fact, I have taken a long time. So without any further ado, we are going to jump over to cell division. Okay? Just a second, guys. I need to drink some water. Now, coming on to cell division. Biology is the only subject where multiplication and division are the same thing. मैथ वालों का दिमाग इंजीनियर्स का हमारे इसमें चक्कर खा जाता है, क्योंकि बायोलॉजी में जब मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करना होता है सेल को तो वो डिवाइड करती है। ये बड़ा आयरॉनिकल सी चीज है। तो जब सेल डिवाइड करती है, एक सेल का जो अपना जीवन काल होता है, जो उसकी लाइफ साइकिल होती है, हम उसे कहते हैं सेल साइकिल। कोई फ्री लिविंग सेल है तो वो क्या करती है, वो पहले ग्रो करेगी, ग्रो करके बड़ी होगी, एक खास साइज तक पहुंचेगी। जब उसका सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम रेशियो एक खास थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है, उसके नीचे गिर जाता है, तो सेल डिवाइड कर जाती है 2 सेल्स में। फिर उसमें से हर एक सेल फर्दर ग्रो करेगी, फिर बड़ी होगी, और फिर ये प्रोसेस दोबारा से होगा। इसी को हम कहते हैं सेल साइकिल। ये साइक्लिकली प्रोसेस हो रहा है। तो इस साइक्लिकल प्रोसेस में जो बीच का ग्रोथ फेज है इसे हम कहते हैं इंटरफेज, और जो डिवीजन वाला फेज है इसे हम कहते हैं माइटोटिक फेज। माइटोसिस इज द सेल डिवीजन ऑफ सोमैटिक सेल्स, मतलब जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं आपकी बॉडी की, उनमें जो सेल डिवीजन होता है उसे हम कहते हैं माइटोसिस। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जिस सेल डिवीजन से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स डिवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं माइटोसिस, ठीक है।
कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो उसमें जो सेल डिवीजन होगा वो माइटोसिस कहलाएगा। ग्रीक भाषा में माइटोस का मतलब होता है थ्रेड। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं इसलिए बोलते हैं। तो जरा सेल साइकिल को अगर आप देखें तो एक ग्रोथ फेज है, इंटरफेज जिससे हम कह रहे हैं, और उसके बाद एक छोटा डिवीजन का फेज है जिसे हम माइटोटिक फेज कहते हैं, जो डिवीजन का फेज है। ठीक है, ग्रोथ फेज जो इंटरफेज है, ये इंटरफेज जो है इसमें हम फर्दर 3 पार्ट्स बनाते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज इज प्री डीएनए सिंथेसिस गैप फेज। एस फेज में क्या होता है कि सेल के न्यूक्लियस में जो पूरा जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो डुप्लीकेट करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो उसको हम कहते हैं एस फेज, क्योंकि यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होती है इसलिए एस फेज है। सिंथेसिस से वर्ड लिया है एस, गैप से वर्ड लिया है जी, और पहला गैप फेज है इसलिए जी। जो G2 फेज है ये पोस्ट डीएनए सिंथेसिस गैप फेज होता है, जिसमें क्या किया जाता है कि चेक किया जाता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है वो सही से हुआ है या नहीं, उसमें कुछ एरर तो नहीं है, उसमें कुछ लफड़ा तो नहीं है, इसके पहले कि सेल डिवाइड करे। तो एक सेल को जब डिवाइड करना है तो उसके न्यूक्लियस में जो पूरा डीएनए का कंटेंट है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसे अपने आप को डबल करना होगा ताकि दोनों डॉटर सेल्स में बराबर बराबर जा सके। तो ये जो डबलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वही डीएनए का रेप्लिकेशन है वो। ठीक है, तो सवाल उठता है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इंटरफेज के बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, लेकिन माइटोटिक फेज जो है इसको हमें थोड़ा डिटेल में देखना होगा। माइटोसिस को समझने के लिए पहले एक चीज आपको समझनी होगी कि यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो ऑर्गेनाइज कैसे होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। नॉर्मल सेल जब इंटरफेज में होती है, अगर आप किसी नॉर्मल सेल को देखो तो इंटरफेज वाली जो सेल होती है उसके न्यूक्लियस में आपको बहुत ऐसा घुचुड़ मुचुड़ टाइप का सा इस तरीके का कॉइल्ड एमॉर्फस स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि दिस इज द क्रोमैटिन मटेरियल। ठीक है, ये क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है सेल के न्यूक्लियस में जो आपको दिखाई देता है, इसमें कुछ भी डिस्टिंग्विशेबल नहीं होता है। बीच में एक चीज आपको थोड़ा सा डार्क सा और रीजन दिखता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, बाकी कुछ भी डिस्टिंग्विशेबल नहीं होता है। तो इस पर जब फर्दर रिसर्च किया तो पाया गया कि क्रोमैटिन मटेरियल में एक्चुअली एक धागा होता है जिसका डायामीटर होता है 30 नैनोमीटर का, जिसे कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। ये क्रोमैटिन फाइबर 30 नैनोमीटर का एक फाइबर होता है। ठीक है, जब इसको मैग्नीफाई करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया तो पाया गया कि क्रोमैटिन फाइबर इस तरीके का दिखता है। ये ऊपर वाले डायग्राम में जो हमने डाला इसको गौर से देखें, इस तरीके का ये दिखाई देता है। ठीक है, इसको फर्दर अगर छोटा करके, फर्दर इसकी सब यूनिट को बड़ा करके देखा जाता है तो कुछ पता चलता है कि भाई ये तो इस तरीके के स्ट्रक्चर का बना है। इसके भी एक और फर्दर मैग्नीफाई करें तो पता चलता है कि भैया डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो कुछ प्रोटीन के कोर्स के चारों तरफ रैप करता है खुद को। जैसे आप लट्टू पे, अगर आप लोग तो वीडियो गेम वाली जनरेशन हो, लट्टू के ऊपर जिस तरीके से रस्सी को लपेटा जाता है उसी तरीके से 2 राउंड डीएनए का हेलिक्स जो है वो 2 राउंड एक प्रोटीन कोर जो हिस्टोन का बना होता है, उस हिस्टोन कोर पे 2 राउंड में लपेटता है, एक बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, शॉर्ट में बता रहे हैं आपको, ये न्यूक्लियोसोम में रैप करने से डीएनए बहुत टाइटली पैक हो जाता है और फिर ये न्यूक्लियोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है ये खुद में स्पाइरली अरेंज हो जाता है इस तरीके से। तो ये जो स्पाइरल बनता है, इस स्पाइरल का डायामीटर होता है 30 नैनोमीटर, जो हमें एक लाइट माइक्रोस्कोप में 30 नैनोमीटर का क्रोमैटिन फाइबर जो दिख रहा था वो एक्चुअली ये क्रोमैटिन का फाइबर होता है। अब क्या होता है, जब सेल को डिवाइड करना होता है तो पहले तो एस फेज में उसका डीएनए डुप्लीकेट करेगा। जब एस फेज में उसका डीएनए डुप्लीकेट करता है तो ये जो क्रोमैटिन का फाइबर है इसके साथ ही साथ उस डीएनए की डुप्लीकेशन की वजह से क्रोमैटिन फाइबर भी डबल हो जाता है। ठीक है, और फिर होता है एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन कंडेंसेशन, जो हम अब आगे देखेंगे। तो माइटोसिस का प्रोसेस जो है उसमें हम कहते हैं कि कुछ खास 4 मेजर फेजेस बोलते हैं। क्या क्या? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज।
ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है, सबसे पहले एक सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको डिसइंटीग्रेट होना होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब गौर करना कि हमने बोला कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो बनाता है न्यूक्लियोसोम, फिर न्यूक्लियोसोम पैक होता है क्रोमैटिन फाइबर के तौर पे। क्रोमैटिन फाइबर का फर्दर और कंडेंसेशन होता है और थिकन हो जाते हैं, ये लूप करने लगता है और आगे चल के इसका और कंडेंसेशन होगा। लेकिन ध्यान देने वाली चीज क्या है कि जो क्रोमैटिन फाइबर हमें दिखाई देता है इंटरफेज के न्यूक्लियस में, उस क्रोमैटिन फाइबर एक लंबा सा फाइबर है, उसके जो दोनों एंड होंगे, उस धागे के जो दोनों छोर होते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, हुक लगा होता है एक तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। तो अगर इसको डिवाइड करना है, इसके डीएनए को डिवाइड करना है, तो इसको यहां से छोड़ना होगा। डिवाइड करने के बाद फर्दर इसको अलग भी होना है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जब माइटोसिस शुरू होता है तो प्रोफेज में सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करना शुरू करती है। क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेशन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होने के साथ साथ एक और प्रोसेस होता है। नंबर 1, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग। 3 मेजर चीजें होती हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन। दूसरा, क्रोमैटिन फाइबर का कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। क्रोमैटिन कंडेंसेशन शुरू होता है। कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि ये जो हमारा क्रोमैटिन मटेरियल था जिसमें क्रोमैटिन फाइबर था, ये फर्दर और छोटा, पतला और मोटा होने लगता है। छोटा और मोटा होने लगता है। कैसे होता है कि क्रोमैटिन पहले लूप फॉर्म में आने लगता है, फिर वो लूप्स एक कोर प्रोटीन होता है जिसके साथ ये जोड़ने लगते हैं, उसके चारों तरफ रैप होने लगते हैं। इस कोर प्रोटीन को स्कैफोल्डिंग प्रोटीन कहा जाता है। बहुत ज्यादा डिटेल तुम्हें नहीं जानना है इसका, पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे इसलिए मैं बता दे रहा हूं। इस स्कैफोल्डिंग प्रोटीन के चारों तरफ जब ये लूप लगने लगते हैं तो बन जाता है ऐसा स्ट्रक्चर जो कि हमें धागे की संरचना में दिखाई देता है जब सेल प्रोफेज में, लेट प्रोफेज में पहुंचती है। ठीक है, तो आपको लेट प्रोफेज में दिखाई देगा कि इस तरीके का मोटा सा धागा आना शुरू हो गया है। यहां पर गौर करें टॉप लेफ्ट वाले डायग्राम पे कि ये इस तरीके का सा स्ट्रक्चर हमें दिखना शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये देखो डिसइंटीग्रेट करना शुरू हो गई और ये स्ट्रक्चर और भी ज्यादा छोटा होता जा रहा है। पर अगर सिर्फ एक धागा छोटा होता तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता, पर चूंकि इसमें एस फेज हो चुका है और इसका जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो डुप्लीकेट हो चुका है, तो इसके साथ एक और धागा जुड़ा रहता है। तो जब इसका कंडेंसेशन होता है तो यहां पर एक और क्रोमैटिड बना होता है। इसीलिए इन दोनों को बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। चूंकि डीएनए कॉपी होगा अपने ओरिजिनल डीएनए का, तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स भी एक जैसी होती हैं। ठीक है, और फिर ये सिस्टर क्रोमैटिड्स कंडेंस होते हैं जब फाइनली, तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज हुआ। और तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज जो प्रोफेज में होता है वो होता है सेंट्रियोल में। सेंट्रियोल जो होता है, एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल जो है वो एब्सेंट होता है, प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर सेंट्रियोल्स अपने आप को, या फिर यहां एक खास रीजन होता है जिसे एमटीओसी कहते हैं, उसके डिटेल में नहीं जाना, आप सिर्फ ये जानिए कि एक सेंट्रियोल होता है। सेल बायोलॉजी में अगर आपको बताया गया होगा कि सेंट्रियोल क्या होता है, वो सेंट्रियोल डिवाइड करता है और 2 पोल्स की तरफ जाने लगता है। ठीक है, ये आ गया 2 पोल्स की तरफ सेंट्रियोल। ठीक है, जो क्रोमोसोम बनते हैं और जो सेंट्रियोल डिवाइड करके दोनों तरफ गया है, ये तय करता है कि प्लेन ऑफ सेल डिवीजन क्या होगा। जिस तरफ सेंट्रियोल गए होते हैं, प्लेन ऑफ सेल डिवीजन हमेशा उससे 90 डिग्री के एंगल पे होता है। ठीक है, तो जब ये कंडेंस हुआ था हमारा क्रोमैटिन मटेरियल और उसने 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाए थे, तो ये बीच में एक सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे हमारे पास 46 ह्यूमन सेल्स में 46 ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसमें बेसिकली 46 क्रोमोसोम्स जिन्हें हम कहते हैं, हर एक क्रोमोसोम का एक डुप्लीकेट सिस्टर क्रोमैटिड उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, now what happens is that by the time prophase is coming to an end, the nuclear membrane has fully disappeared, centriole has finally gone to the 2 poles with their
कॉरेस्पॉन्डिंग एस्टर्स, और दोनों पोल पे पहुंचने के बाद वहां से स्पिंडल फाइबर से एक तरफ बनना शुरू होंगे और जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंट्रल इक्वेटोरियल लाइन पर आकर के अरेंज हो जाते हैं। जैसे ही ये काम होता है, इसी को हम बोलते हैं मेटाफेज शुरू हो गया। ठीक है, मेटाफेज हैज बिगन। ये देखें तो मेटाफेज की बिगिनिंग जो है, इसका मतलब क्या है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्रोमैटिन मटेरियल के कंडेंसेशन के बाद आकर के इक्वेटर पर लग गए हैं, इक्वेटोरियल प्लेन में जुड़ चुके हैं, लग चुके हैं लाइन से। और जब ये लाइन से लग जाते हैं तब स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू होते हैं। ये सारी चीजें मेटाफेज में हो रही है। ये स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल बनाता है। ठीक है, ये प्रोटीन के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन है जिसे ये साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है, आपने पढ़ा होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये यहां से फाइबर बनाना शुरू करेगा। ये फाइबर्स इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ आते हैं और जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे अरेंज्ड होते हैं उनके सेंट्रोमियर से आकर के अटैच कर जाते हैं। जब ये अटैच करते हैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में मेटाफेज में फिर क्या होने लगता है कि ये स्पिंडल फाइबर्स पुल करते हैं सेंट्रियोल को ऑपोजिट डायरेक्शंस में। जब ये सेंट्रियोल्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करते हैं तो सेंट्रियोल बीच से फट जाता है और दोनों जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगी और पोल्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगी। वो पॉइंट जब सेंट्रोमियर टूटता है और अलग होता है, वहां से शुरू हो जाता है हमारा एनाफेज। एनाफेज शुरू हुआ होगा तो दोनों क्रोमोसोम बेसिकली, मतलब जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं 46 के 46 क्रोमोसोम्स की, वो अलग हो जाएंगी और स्पिंडल फाइबर्स उनको दोनों पोल्स की तरफ खींचना शुरू कर देंगे। ये प्रारंभ हो गया एनाफेज का। ठीक है, फाइनली दीज द सिस्टर क्रोमैटिड्स, सेपरेटेड सिस्टर क्रोमैटिड्स, दे रीच टुवर्ड्स द टू पोल्स। जहां पर वो जैसे ही पहुंच करके इनके पहुंचने का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, इक्वेटोरियल प्लेट से पोल तक पहुंचे, वहीं पर खत्म हो जाता है एनाफेज और शुरू हो जाता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हो रहा है? टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट रीअपियरिंग। नंबर 1, जो प्रोफेज में हुआ था उसका ठीक उल्टा होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल स्टार्ट रीअपियरिंग और जो क्रोमोसोम बने हुए थे हमारे, ये फिर से डीकंडेंस कर जाएंगे। क्रोमोसोम्स विल डीकंडेंस। ये डीकंडेंस करके वापस से क्रोमैटिन मटेरियल बना लेंगे। जब ये क्रोमैटिन मटेरियल वापस बना लेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीजनरेट कर जाएगी। उसके बाद फिर टीलोफेज कंप्लीट और फिर शुरू हो जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसमें एक सेल फरो बनती है। इन केस ऑफ एनिमल सेल्स सेल फरो बन जाती है जो सेंटर की तरफ अलोंग इक्वेटोरियल प्लेट बढ़ती जाती है। फाइनली दोनों डॉटर सेल्स अलग हो जाती हैं। इसे हम कहते हैं माइटोसिस। बाप रे, काफी मैसेजेस आ गए हैं। Which proteins are required in coiling of chromatin material of prokaryotes? प्रोकैरियोट्स में क्रोमैटिन मटेरियल बनता ही नहीं है। प्रोकैरियोट्स में सिंगल लॉन्ग सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। एस्टर्स क्या होते हैं? एस्टर्स आर स्पिंडल फाइबर्स नियर दी सेंट्रियोल, उसको एस्टर बोलते हैं। पहले लोगों को पता नहीं था कि वो क्या होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए रिप्लिकेशन कौन से फेज में होता है? सेम वही एस फेज में ही होगा। एमाइटोसिस का मतलब है बिना ये सारा, जिन केसेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जहां सिर्फ डीएनए डुप्लीकेट किया और सेल डिवाइड कर गई, उसे एमाइटोसिस का कहते हैं। ठीक है, अब हम बाकी के डाउट्स आप लोगों के डाउट क्लास में देखेंगे बेटा। एक मैंने वीडियो आप लोगों को दिखाऊं, ये रियल माइटोसिस का वीडियो है, गौर से देखना। अगर हो सकता है आपका नेटवर्क नहीं ठीक होगा तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको इसके उसमें, आई होप ना आए। लेट्स सी, ये वीडियो रियल माइटोसिस का है, गौर से देखना। ये देखो, ये इंटरफेस का न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमैटिन मटेरियल था। अब वो क्रोमैटिन फाइबर जो थे वो धीरे धीरे कंडेंस कर रहे हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, छोटे और मोटे हो रहे हैं। दे आर ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स इनटू क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स में देखो डुप्लीकेट बना हुआ है, ऑलरेडी 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बने हुए हैं और धीरे धीरे अब ये देखो मेटाफेज में आ रहे हैं, इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हो रहे हैं। जैसे ही ये इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज हुए, इसके दोनों पोल्स से, दोनों तरफ पोल्स हैं क्रॉसवर्ड्स। ठीक है, क्रॉसवर्ड ऐसे पोल है, देखो ये टूट गए, दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स ने इनको खींचा, सेल फरो बनी और ये सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर गई।
ठीक है, ये प्रोसेस इस तरीके से होता है। हमने अपने समझने के लिए इंसानों ने बना रखा है कि 4 अलग अलग फेज हैं भैया, 4 अलग अलग फेज हमारी समझ के लिए एक्चुअली नहीं है। एक बार फिर से देख लो इसको, हम जल्दी से फटाफट मियोसिस पे आए ताकि हम आपको बता सकें। मियोसिस थोड़ा सा और टाइम लेता है। ये इंटरफेस का न्यूक्लियस था, क्रोमैटिन मटेरियल इनडिस्टिंग्विशेबल था, वहां से वो कंडेंस करना शुरू हुआ इनटू क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इसलिए इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा लंबा लंबा 2-2 बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है। सारे आके मेटाफेज प्लेट पे लगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे मेटाफेज शुरू हुआ, स्पिंडल फाइबर्स बढ़े, वो अटैच हुए, एनाफेज शुरू हो गया क्योंकि सेंट्रोमियर तोड़ दिया गया। दोनों तरफ ये बढ़ना शुरू हुए और दोनों पोल्स पर पहुंच गए। ठीक है, फाइनली टीलोफेज हुआ। वहां पे देखो वापस वो इंटरफेज, वो वापस से क्रोमैटिन मटेरियल रीजनरेट हो गया, डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, सेल फरो बनी, साइटोकाइनेसिस हो गया। ठीक है, कुछ पार्ट टीलोफेज का साइटोकाइनेसिस के साथ ओवरलैप करता है। ठीक है, ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है माइटोसिस रियल नाम से, अगर आप चाहो और तबीयत से देखना तो आप जाकर के आसानी से देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये मैंने नहीं बनाया है वीडियो। अब हम आते हैं मियोसिस पे। मियोसिस को समझने के लिए आपको पहले ह्यूमन कैरियोटाइप जानना होगा। ह्यूमन कैरियोटाइप क्या होता है? अभी आपने देखा कि हमको जो यहाँ पे क्रोमोसोम्स वीडियो में आपने देखे थे, जब माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम्स को देखा जाता है तो हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उन सारे क्रोमोसोम्स को अगर उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में, उनका पिक्चर लेकर के डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में अगर अरेंज किया जाता है तो जो हमारे पास रिकॉर्ड बनता है उसे हम कहते हैं ह्यूमन कैरियोटाइप। जब ये काम किया जाता है तो पता चलता है कि भैया जितने जो 46 क्रोमोसोम हैं उसमें हमेशा 2-2 क्रोमोसोम सेम साइज के होते हैं। तो उनको जब उसको अरेंज करोगे तो वो हमेशा साथ में आते हैं। तो बोला गया क्रोमोसोम नंबर 1 2 क्रोमोसोम्स हैं जो सेम साइज के हैं, क्रोमोसोम नंबर 2 2 क्रोमोसोम्स हैं जो सेम साइज के हैं, क्रोमोसोम नंबर 3 2 क्रोमोसोम्स हैं जो सेम साइज के। इसमें आपको दिख नहीं रहे क्योंकि वो मुड़ा हुआ है, पर ये एक्चुअली सेम साइज के होते हैं। इन पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में को के हिसाब से देखा जाए तो एक्चुअली 23 पेयर्स हुए क्रोमोसोम्स के। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट माइटोसिस में नहीं होती लेकिन मियोसिस में ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मियोसिस जर्म सेल्स में होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में, oogenesis में, ये तमाम चीजें आई सपोज आपको ऑलरेडी पता है। जो चीज आपके कॉन्सेप्ट में फ्लॉ होगा मैं उसे ब्लैंक को फिल इन करने की कोशिश करूंगा। ये जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हम बोलते हैं वो बेसिकली साइज के बेसिस पे हैं। तो हर एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है इसके एक मेंबर को बोलते हैं होमोलॉग, ईच होमोलॉग। तो होमोलोगस पेयर्स में हर एक होमोलॉग, जो 2 होमोलॉग्स हैं उसमें से एक क्रोमोसोम को बोलते हैं कि ये पैटर्नल ओरिजिन का है और दूसरे वाले को बोलते हैं कि ये मैटरनल ओरिजिन का है। ठीक है, पैटर्नल मतलब पिता की तरफ से, मैटरनल मतलब माता की तरफ से। दिस इज कमिंग टू फ्रॉम द साइड ऑफ द मेल पेरेंट, द मैटरनल वन इज कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द फीमेल पेरेंट। तो आपकी बॉडी में जो हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं उनमें से 23 क्रोमोसोम्स आपके फादर के हैं और 23 क्रोमोसोम्स आपकी मदर के हैं। जब वो आपकी सेल में जब पेयर करेंगे अगर, तो वो हमेशा साथ में रहते हैं। ठीक है, इस बैकग्राउंड के साथ अब हम एंटर कर सकते हैं मियोसिस में। मियोसिस के लिए बोलते हैं कि 2 फेजेस में होता है, मियोसिस 1 और रिडक्शनल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर कहते हैं कि हाफ हो जाएगा, 2n से n हो जाएगा। एक सेल है, ये डिवाइड करेगी 2 सेल्स में, ये सेल डिप्लॉइड है, ये डिवाइड करेगी 2 सेल्स में और दोनों ही सेल्स हैप्लॉइड होंगी। अब ऐसा कैसे होगा? माइटोसिस में हमने जो डिवीजन देखा था उसमें क्रोमोसोम नंबर नहीं चेंज होगा क्योंकि हर एक क्रोमोसोम आउट ऑफ द 46 क्रोमोसोम्स ईच क्रोमोसोम इज ऑलरेडी हैड अ कॉपी ऑफ इट, सिस्टर क्रोमैटिड था। तो क्रोमोसोम को हमने बीच से चीर दिया तो क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट है दोनों ही डॉटर सेल्स में, 2n 2n 46 ही रहेगा। ठीक है, क्रोमैटिन का जो कंटेंट है वो हाफ हो जाएगा, डीएनए का जो कंटेंट है वो हाफ हो जाएगा, बाकी क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है, तो ये कैसे होता है, क्यों होता है? मियोसिस 1 में जो स्टेजेस होती हैं हम कहते हैं सेम जस्ट लाइक माइटोसिस, इसमें भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज है, पर मियोसिस 1 में हम उसे कहते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। इसमें से प्रोफेज 1 सबसे लॉन्गेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट फेज है। ठीक है, इसमें फर्दर हम बोलते हैं कि इट इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू लेप्टोटीन,
जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। इसको हम फर्दर इतने पार्ट्स में हमने तोड़ रखा है। क्यों तोड़ रखा है? क्योंकि मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर जो है, इसमें क्या होता है कि हर एक होमोलोगस पेयर के जो दोनों होमोलॉग्स होते हैं उनके क्रोमैटिड्स में नॉन सिस्टर, तो ये एक क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड्स हैं इन्हें बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन इसी का जो दूसरा होमोलॉग है उसके जो क्रोमैटिड्स हैं इन दोनों को बोला जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स के हैं। इन दोनों के बीच में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि इसका एक सेगमेंट टूट करके, बेसिकली ऐसे समझो कि एक ये क्रोमोसोम था, एक ये क्रोमोसोम था, इसका सेगमेंट ऐसे ये इसके ऊपर क्रॉस करेगा, इसका इधर से क्रॉस करेगा, इस पॉइंट पर कियाज्मेटा, इस जंक्शन को बोलते हैं कियाज्मेटा, यहाँ एक कॉम्प्लेक्स बनता है उसे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। अब जो दूसरा वाला क्रोमोसोम है इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूं। इसका एक सेगमेंट यहां पर इसके साथ जुड़ा रह जाता है, फिर जब ये बॉन्ड टूटता है तो, और इस वाले का सेगमेंट यहां आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये जो एक्सचेंज हुआ सेगमेंट्स का, इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये प्रोफेज 1 में शुरू हो जाता है लेप्टोटीन से फर्दर ऑनवर्ड्स, और ये प्रोसेस कंप्लीट होता है डायाकाइनेसिस आते आते, ठीक है। बाय द टाइम प्रोफेज 1 इज गोइंग टू एंड, क्रोमोसोम्स के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन साइमल्टेनियसली 3 प्रोसेसेस हो रहे हैं अब यहां पे। क्या क्या? एक तो यहां पर क्रोमैटिन कंडेंसेशन हो रहा है, क्रोमैटिन कंडेंसेशन भी होगा, ठीक है, जस्ट लाइक माइटोसिस। दूसरा प्रोसेस यहां पर क्रॉसिंग ओवर भी हो रहा है, और तीसरा प्रोसेस माइग्रेशन टुवर्ड्स इक्वेटोरियल प्लेट भी हो रहा है। तो ये जब ये 3 प्रोसेसेस जब एक साथ होते हैं, नतीजा क्या होता है कि जब मेटाफेज 1 में पहुंचती है सेल, तो इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम्स 46 अरेंज नहीं होते हैं बल्कि पेयर्स में अरेंज हो जाते हैं, क्योंकि तब तक वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे इस तरह से, दे वर अरेंज्ड लाइक दिस, एक दूसरे को पकड़ के रखे होते हैं। तो नतीजा ये होता है कि सेल के इक्वेटोरियल प्लेट पे व्हेन दे रीच, दे आर नॉट अरेंज्ड जस्ट लाइक दिस जैसा कि माइटोसिस में था, दे आर अरेंज्ड लाइक दिस, ठीक है। तो 23 पेयर्स बनेंगे बजाय इसके कि 46 क्रोमोसोम्स एक लाइन में लगे हैं, 2 लाइन में 23 क्रोमोसोम्स एक साथ आ जाएंगे। अब क्या होगा कि अब अगर बाकी सारे प्रोसेसेस माइटोसिस जैसे हैं, उसी तरीके से स्पिंडल फाइबर बनेगा, सब कुछ होगा, लेकिन अब जब स्पिंडल फाइबर यहां पे सेंट्रोमियर से जुड़ेगा तो क्रोमोसोम को तोड़ने की जगह बीच से जोड़े को अलग कर देगा। तो हर होमोलोगस पेयर में कुछ क्रोमोसोम्स इस तरफ बढ़ेंगे, अब कुछ क्रोमोसोम्स इस तरफ बढ़ेंगे। नतीजा ये होगा कि जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगी इनमें हर एक में 23 क्रोमोसोम्स इधर गए, 23 क्रोमोसोम्स इधर गए, तो क्रोमोसोम नंबर n हो गया, हाफ हो गया 2n से। इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है। बाकी सारे प्रोसेसेस सेम है माइटोसिस जैसे। जब ये जो 2 डॉटर सेल्स बनी है इनमें फर्दर डिवीजन होगा तो सेम माइटोसिस की तरह होगा। उस समय क्या होगा कि इसमें हर एक जो क्रोमोसोम है उसमें अभी भी सिस्टर क्रोमैटिड है, ये सिस्टर क्रोमैटिड अब चीर दिया जाएगा जैसा कि माइटोसिस में हुआ था, तो क्रोमोसोम नंबर अभी भी कांस्टेंट रहेगा। तो नतीजा क्या होता है कि प्रैक्टिकली आपकी एक पेरेंट सेल थी जिसमें जो 2n थी, इससे 2 डॉटर सेल्स बनी, दोनों में n आया, और ये दोनों फर्दर जब डिवाइड करेंगे तो इनमें इक्वेशनल डिवीजन या मियोसिस 2 हो रहा है, यहां पे मियोसिस 1 हो रहा है। इस इक्वेशनल डिवीजन के बाद भी जो 2 सेल्स बनेंगी इनमें क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट ही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस बार जब डिवीजन हुआ तो हर एक क्रोमोसोम को
चीर दिया गया बीच से, जैसा कि माइटोसिस में होता है। यहां पर क्रोमोसोम्स वर अरेंज्ड इन पेयर्स, ठीक है, बाइवैलेंट पेयर्स, यहां पे टेट्रावैलेंस बनते हैं ये, ठीक है। तो इस वजह से क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, इसे हम कहते हैं मियोसिस। ये होता है सिर्फ जर्म सेल्स में, ओनली इन जर्म सेल्स। जर्म सेल्स कौन सी, जो सेल्स स्पर्म बनाएंगी या ओवम बनाएंगी, इनको बनाने वाली जो सेल्स होती हैं उन्हें जर्म सेल्स कहते हैं। उसके अलावा बाकी जितनी सेल्स हैं दे आर ऑल सोमैटिक सेल्स। सारी सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस होता है, सारी जर्म सेल्स में, हमेशा सिर्फ जर्म सेल्स में मियोसिस होता है। किसी सेल में अगर एक बार मियोसिस हो गया तो उसमें फर्दर कोई सेल डिवीजन नहीं होगा। मियोसिस होने के बाद सेल डिवीजन रुक जाता है, तब तक नहीं होगा जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसीलिए इनसे गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म्स और ओवम। फिर एक स्पर्म अपने 23 क्रोमोसोम्स के साथ, एक स्पर्म के बारे में आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, टेल होती है उसकी लंबी सी, ओवम होता है। स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, तो इसके 23 क्रोमोसोम, इसके 23 क्रोमोसोम दोनों मिल गए, जाइगोट बन गया। इस जाइगोट में अब 46 क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें से हर एक में एक एक पेयर है, एक मां से आया है, एग से, एक बाप से आया है। तो टोटल 46 क्रोमोसोम या 28 पेयर्स हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के। ओरिजिनल हमारा क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट वापस आ गया, ठीक है। इसको भी एक बार आप देख लें, एक पूरा वीडियो है ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। रिमेंबर दिस इज अ रियल माइक्रोग्राफ, एक्चुअली इस तरीके से होता है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेबलिंग किया हुआ है आपकी समझ के लिए। ये रियल फोटोग्राफ्स हैं, गौर से देखिएगा, फिर हम क्लास ओवर करेंगे। देखिए उसी तरीके से क्रोमैटिन मटेरियल है। अब क्रोमोसोम्स कंडेंस करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग साइमल्टेनियसली शुरू हो गई, क्योंकि उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर देखिए हो रहा है, कियाज्मा बना हुआ है। ये मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं इसको वापस लेकर के, ताकि आप देख सकिए कि उसमें कियाज्मा बना होता है। ये देखिए, ये जो कियाज्मा बना है ये क्रॉसिंग ओवर हुआ पड़ा है इसके बीच में, इसी वजह से क्रोमोसोम पेयर में आ जाते हैं, इनकी पेयरिंग हो जाती है। और ये पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब टेट्राड जो बनाते हैं वो आकर के जब इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज होंगे, अब जब स्पिंडल बनेगा तो हर एक क्रोमोसोम हर पेयर में से दो दो अलग हो जाएंगे। तो उसका टीलोफेज 1 आ गया, एनाफेज 1 के बाद टीलोफेज 1। अब इनमें फर्दर जब डिवीजन होगा तो हर एक क्रोमोसोम दो पार्ट में टूट जाएगा इस तरह से। ये बिल्कुल माइटोसिस जैसा है। नतीजा ये कि 4 डॉटर सेल्स बनेंगी, जिसमें से हर एक सेल हैप्लॉइड होगी, हर एक सेल में n होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। सो दैट कंप्लीट्स मियोसिस आल्सो एंड सेल साइकिल एंड mitosis and meiosis as well, cell division. That was way too fast. What is the difference between chiasmata and synaptonemal complex? Chiasmata is just the two non-sister chromatids coming together. इनके बीच में जब जोड़ बनता है, जब ये टूटते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स थोड़ी देर के लिए बनता है, उसे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, ठीक है। Non-sister chromatid explain, both come from single parent, either male or female. Sir clarity नहीं है, please explain. Okay, non-sister chromatid का मतलब ये हुआ कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसी की साइज का एक और क्रोमोसोम है, दूसरा जो क्रोमोसोम है इसकी दोनों क्रोमैटिड्स, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, पर ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए। क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है, ठीक है। इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज, यस, इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। कुछ केसेस में इंटरफेज, जैसे जब क्लीवेज हो रहा होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, इंटरफेज इज बाय एंड लार्ज स्किप्ड, ठीक है। 4 haploid cells are gametes, yes, subsequently they become gametes. Sir, what is the difference between recombination nodule and chiasmata? बेटा ये शब्दों का फर्क है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। टेट्राड वर्सेस बाइवैलेंट, ये टेट्राड है, ये बाइवैलेंट है। दिस इज टेट्राड एंड दिस इज अ बाइवैलेंट, ठीक है। व्हाट इज प्लॉइडी ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस? एनाफेज के दौरान प्लॉइडी का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि सेल अभी भी एक ही है, दो अलग सेल्स नहीं है। तो जब तक सेल फरो नहीं बनेगी, दो अलग सेल्स नहीं, इवन माइटोसिस में तो दो अलग सेल्स बनने के बाद भी प्लॉइडी लेवल हमेशा 2n ही रहेगा, ठीक है। और कोई सवाल है तो अभी आप पूछना चाहें पूछ लें, वरना नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार होना है आपको। अगली क्लास का टाइम हो जाएगा बहुत जल्दी, आपका फटाफट पूछ लें अगर कुछ है, नहीं तो डाउट क्लास में फिर बाकी चीजें पूछ सकते हैं,
ठीक है, वाओ दैट वाज फास्ट। फर्टिलाइजेशन के टाइम क्रॉसओवर कैसे होगी और डिवीजन कैसे? फर्टिलाइजेशन के टाइम क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा बेटा, ये सब फर्टिलाइजेशन के बहुत पहले हो चुका है। मेल में जब गैमेट बनेगा, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, उसके टेस्टिस में ऑलरेडी ये प्रोसेस हो चुका है, ठीक है, तभी स्पर्म बना है। फीमेल में ओवम जब बनता है ओवरी में, उसी वक्त oogenesis मियोसिस हो चुका है, तभी ओवम बनता है, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है वो ऑलरेडी हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के टाइम क्रॉसिंग ओवर होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ इनहिबिटर्स, बेटा जितने एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, बाय एंड लार्ज दे आर, मोस्ट ऑफ देम आर एंजाइम इनहिबिटर्स फॉर प्रोकैरियोट्स, ठीक है। सर इंटरकाइनेसिस में सेंट्रियोल डुप्लीकेट होंगे। इंटरकाइनेसिस क्या होता है बेटा? सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट प्रोफेज में होते हैं, ठीक है, कीप इट सिंपल, प्रोफेज में होते हैं। एलोस्टेरिक इनहिबिशन कुछ नहीं है, अगर कोई इनहिबिटर एंजाइम के एक्टिव साइट पर जाकर के नहीं लग रहा है, मतलब सबस्ट्रेट के साथ एक्टिव साइट के लिए कंपीट नहीं कर रहा है, तो उसे एलोस्टेरिक इनहिबिशन कहते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो कि मैं हूं, अगर एक मैं कोई वकील हूं, डिवोर्स लॉयर हूं या मैरिज लॉयर हूं, एक लड़का एक लड़की है जिनकी मैं शादी कराने जा रहा हूं, तो मेरे पास आने के लिए अगर कोई कपल आया, तो उस लड़की से शादी करने के लिए एक दूसरा भी आ गया है, कंपीट कर रहा है, तो वो वहीं पर आएगा जहां शादी करा रहा हूं, ऑफिस में ही आएगा, घर पे आकर के परेशान नहीं करेगा, तो वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, जो शादी को रोकने के लिए आ रहा है, ठीक है। वो लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है जो रोकने के लिए आ रहा है। ऑलराइट सर, एंडोमाइटोसिस क्या होता है? एंडोमाइटोसिस का मतलब है अगर किसी सेल के अंदर ही माइटोसिस हो रहा है, बार बार हो रहा है, लेकिन इंटरफेज नहीं आ रहा है, सेल ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है। जब मल्टीपल फिजन होता है उस वक्त भी इसी तरीके की चीज होती है, एंडोमाइटोसिस उसको आप कहते हैं। ऑलराइट गाइज, दैट्स आई सपोज वी हैव एक्सीडेड द टाइम। बाकी के आपके जो भी डाउट्स हैं वो डाउट सेशन में ले लेंगे, ओके। जो भी दिक्कतें सारी लिख के रखना और फटाफट पूछते जाना, मैं लाइन से देखता जाऊंगा, लाइन से आंसर करता जाऊंगा, जितनी भी मेरे पास थोड़ा बहुत जो नॉलेज है, जो क्लैरिटी है, मैं भरसक कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेरीज को एड्रेस कर सकूं। अगर कुछ बच जाएगा, किसी का छूट जाए तो माफ कर देना, अलग से पूछ लेना, मैसेज करके व्हाट्सएप पे या कहीं से भी पूछ सकते हो, या ग्रुप में या अपने सेंटर के टीचर से भी आप उसको क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। zymogens, एक आखिरी क्वेश्चन आया, zymogens are प्रो एंजाइम्स, मतलब एक्टिव एंजाइम बनने के पहले कई एंजाइम्स ऐसे होते हैं वो जब रिलीज होते हैं तो वो एंजाइम एक्टिवेटेड नहीं होता है, वो इनएक्टिव होता है, ठीक है, इनएक्टिव प्रो एंजाइम होता है, इसको बाद में एक्टिवेट किया जाता है। तो ये जो एंजाइम्स होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं उन्हें zymogens कहते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो प्रॉपर एंजाइम बन जाते हैं। zymogen ग्रैन्यूल्स पहले वर्ड यूज होता था, अब उसके लिए प्रो एंजाइम वर्ड यूज होता है। Okay, take care. Bye-bye, guys. Thank you so much for joining us. See you again in the doubt class. Bye-bye. Riti madam, anything else I need to do right now? Thank you. बस बाकी अब इनकी केमिस्ट्री की क्लास शुरू हो जाएगी। थैंक यू सर। Thank you, ma'am. Sorry, I'm really sorry. थोड़ा सा ये खिंच गया extra. I'm sorry. Please pass on my apologies. Okay, बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे और किस तरह से वो चैटिंग कर रहे हैं, तो इट्स yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. ओके। ये 12:30 से डाउट क्लास